हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्ट के साथ, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करूं तो ये आपके सिलेबस का एक क्वाइट टेक्निकल एक्ट है, तो समझने में मेहनत लगती है। ये एक ऐसा एक्ट है जो आप बिना समझे पेपर में अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो जनरली मेरा जो लॉ का बाकी वाला पार्ट था वो समझना आसान था, उसमें याद करना मुश्किल होता है। इस एक्ट में समझना मुश्किल है। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मैं आपको ये बता भी दूं ना कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप उसका आंसर याद करके भी नहीं लिख पाएंगे। तो कारण ये है कि इसकी लैंग्वेज इतनी टेक्निकल है कि जब तक आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। फायदा ये है कि ये पहले इंटरमीडिएट में पढ़ाते थे, इसलिए वहां बच्चा थोड़ा लेवल बढ़ जाता था, लेकिन फायदा ये है कि उन्होंने जब यहाँ लाए हैं, यहाँ पे आपके साथ सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं, वो इसका बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो कंपेरेटिवली इंटर के मुकाबले सिलेबस ऑलमोस्ट आधा है। तो नंबर ऑफ क्लासेस मुझे हिसाब से कम लग रही हैं कि वहां पर 8 क्लासेस में होता था, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ 4 क्लास में हो जाएगा, कि सिलेबस कम है। लेकिन जो कंसेप्ट बिल्डिंग का काम है वो उतने का उतना ही मेहनत लेगा। जब तक कंसेप्ट समझ नहीं आएगा आगे वाले टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें बेटा, वेटेज की बात करें एग्जाम के अंदर, जो उन्होंने अभी रफ वेटेज लिखी है क्योंकि अभी तक कोई मॉडल टेस्ट पेपर नहीं आया फाउंडेशन का, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10 नंबर के आसपास इसकी वेटेज होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि इससे कम का कहीं डिजर्व नहीं करता। तो 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए कि आराम से 6-4 का 5-5 का इस तरह का आना चाहिए। 10 इज द मिनिमम, दे मे इवन एक्सटेंड इट टू 12-13 तक भी जा सकता है अगर वो 6-6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछने पे आ जाए। इससे ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि पेपर के अंदर आपके इंटर में भी इससे डबल सिलेबस होता था, वहां 15 का पूछते थे। तो यहाँ वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10, 8, 12 इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आगे बात करूं मैं, तो एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, इस क्लास किसकी अगर आपने कोई क्लास मिस करी बीच में, अगली क्लास समझ नहीं आएगी लिखित में, कोई चांस ही नहीं गलत समझ आ जाए। ये बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, इसके अंदर अगर थोड़ा सा टॉपिक मिस हो जाता है तो अगला टॉपिक नहीं समझ आता। इसलिए मैं जब स्टार्टिंग की एक या कल की क्लास भी लूंगा, मैं जनरली बुक को कम रेफर करूंगा, नोट्स को भी कम रेफर करेंगे। हमारा मेनली फोकस पहले समझने पे होगा। तो ये थोड़ा इसमें दिक्कत यह है कि आगे वाले टॉपिक को या किसी टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारी बातें इंटर रिलेटेड समझनी पड़ती हैं, तब जाके वो टॉपिक समझ आता है। तो ये बेसिकली इसलिए समझने वाला टॉपिक है कि प्रैक्टिकली इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक किया, अगला टॉपिक किया, तीसरा किया। पहले टॉपिक में पढ़ने के लिए तीसरे टॉपिक का ज्ञान देना पड़ता है, तीसरे टॉपिक में पढ़ने के लिए जो 2 क्लास बाद टॉपिक आता है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो जाके बात क्या आनी शुरू होती है, समझ आनी शुरू होती है। तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला काम है, तो उस हिसाब से इसका काम करेंगे। साथ साथ आप कोशिश करते रहेंगे जो चीजें क्लास में हम एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं, एग्जाम्पल आप नोट करते रहेंगे, इसलिए वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, उस चीज को रिवाइज करते समय चीज समझ आएगी। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात करें तो नाम ही बता रहे, इट्स एन एक्ट विच वर पास्ड इन 1881। और 1881 के बाद बेटा मेजर अगर मैं बात करूं तो 2 बार अमेंड हुआ है, जो अमेंडमेंट्स पेपर के लिए रेलेवेंट है हमारे लिए। एक ये 2015 में रिसेंटली अमेंड हुआ था और एक ये 2018 में रिसेंटली अमेंड हुआ है। तो इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस लाए गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ जगहों पर, वो चेंजेस भी हमें साथ में कवर करने पड़ेंगे। फिलहाल मैं अभी एक्ट में जाते हुए कि सेक्शन क्या कहते हैं, हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर क्या कुछ करना है, और बेसिक इसका एक बेसिक पहले एक फंडामेंटल बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, ताकि ये बात आगे बढ़ सके। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया आप सबको 11वीं 12वीं में फाउंडेशन में के अकाउंट्स में दे दिया जाता है। आपने BR, BP, चेक, प्रॉमिसरी नोट ये शब्द सुने हुए हैं। ड्रॉयर, इंडोर्सी, इंडोर्सर, डिसऑनर हो जाना, नोटिंग कराना, नोटिंग चार्जेस पे करना, ये सब अकाउंट्स के लिए थोड़ा बहुत आपको समझा दिया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जो वहां पे समझाया जाता है बेटा वो बहुत हद तक अकाउंटिंग तक रिलेटेड रहता है। टीचर का जो फोकस होता है वो 10-5 मिनट बता के उसके बाद किस पे आ जाते हैं, क्या एंट्री कैसे करते हैं, और आपका ज्यादातर फोकस एंट्री पे रह जाता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती है नेगोशिएबल की। तो पहला हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ढंग से समझें कि प्रॉमिसरी नोट, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज काम कैसे करते हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है इनकी, किस केस में प्रॉमिसरी नोट चाहिए, कब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चाहिए, कब चेक की जरूरत पड़ती है। चेक की बात करें तो चेक को बहुत इन डेप्थ तरीके से पढ़ाया है आपके इंस्टीट्यूट ने, आपको फाउंडेशन लेवल पर भी, क्योंकि रियलिटी में बात करें बेटा चेक ही एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो मार्केट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा बुकिश कंसेप्ट है। प्रैक्टिकली दुनिया में प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना के बराबर यूज होते हैं, होते भी हैं तो बैंक्स के बीच में आपस में यूज होते हैं। प्रॉमिसरी नोट आप और मैं जनरली मार्केट में क्या नहीं यूज करते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज करते हैं। तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप दुनिया में बाहर जाएंगे, ज्यादातर जो आप देखेंगे क्या मिलेगा, चेक मिलेगा। ये बात अलग है कि विद पीरियड ऑफ टाइम चेक भी धीरे धीरे अब कम यूज होने लग गया है, जैसे जैसे ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ती चली जा रही है, बट स्टिल इट इज इन वेरी एक्सेप्टेबल मोड जो मार्केट में चल जाता है। आप चेक देंगे तो जनरली लोग मना नहीं करते हैं, चेक ले लेते हैं।
बिजनेस में अक्सर ज्यादा चलता है चेक। बिजनेस में अगर आप बात करें तो कुछ सामान उधार वगैरह पे खरीदने के लिए जनरली चेक्स आज भी दिए जाते हैं। चेक की प्रॉब्लम यह है बेटा, चेक फ्रेंकली मैं बताऊं तो मार्केट में जो 90% बिजनेसमैन चेक काट रहा है उसको चेक काटना नहीं आता है। जो चेक कट के आता है कि मेरे पास फीस के नाम पे कट के आते हैं, आपके पेरेंट्स कई बार आप खुद काटते हैं, उसमें से 50-60% चेक तो बिल्कुल ही गलत कटे हुए होते हैं। इससे समझ आता है कि मार्केट में चेक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, बहुत पुअर है। और पुअर अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि फ्रेंकली मैं बताऊं तो आप लोगों को चेक कभी पढ़ाया ही नहीं गया। आपके पेरेंट्स ने ही मान लीजिए ग्रेजुएशन की हुई है, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर वो सीए नहीं है तो कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ढंग से पढ़ाता है। बीकॉम में पढ़ना के बराबर डाला जाता है, बाकी बीकॉम की दुनाई बात की जाए तो सबको पता है कि उस केस में क्या ही सीख के आएंगे। तो चेक भरना तक नहीं आता लोगों को ढंग से, उसकी लीगैलिटी को तो छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी आऊंगा ताकि हम क्लास में एटलीस्ट चेक भरने तक तो आ जाएं कि हमें चेक भरना ढंग से आता हो, कि एटलीस्ट हमें ये तो हो कि हम सीए होकर क्या ना करें, गलत चेक ना काटें। लोगों को तो कहने लायक बने कि चेक क्या करा हुआ है, गलत काटा हो। तो चेक को समझना जरूरी है कि चेक किस तरह से काम करता है। आइए क्या करके बात को शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद बिल्कुल बेसिक कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2 शब्दों से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है। वन इज नेगोशिएबल एंड अदर वन इज इंस्ट्रूमेंट। दोनों का ही अपना अपना मीनिंग है और ये दोनों मीनिंग जुड़ के बहुत कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता जाते हैं। अगर आप बात करें इंस्ट्रूमेंट के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय एन इंस्ट्रूमेंट? बेटा इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट कोई भी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू किसी के फेवर में राइट्स क्रिएट किए जाते हैं, या दूसरी भाषा में बोलूं तो राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट को क्या बुलाया जाता है? इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट का अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो बेटा एक पार्टनरशिप डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, एक गिफ्ट डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ट्रांसफर डीड प्रॉपर्टी की क्या जिसको आप रजिस्ट्री बोलते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू अधिकार क्या किए जा रहे हैं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं। दूसरी भाषा में किसी व्यक्ति के फेवर में ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, किसी के फेवर में क्या क्रिएट हो रहा है, राइट क्रिएट हो रहा है। ऐसा डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? एक इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच a right is created or transferred in favor of some person. A written document by which a right is created or transferred in favor of some person. कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या होता है हमारे पास? सर गिफ्ट डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफर डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, पार्टनरशिप डीड एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी, ये सब क्या है? इनको हम इंस्ट्रूमेंट्स बुलाते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल क्या होता है? उसने कहा जी नेगोशिएबल का सिंपल मतलब है समथिंग विच इज ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का सिंपल सा मतलब है ट्रांसफरेबल होना। तो नेगोशिएबल की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा जी नेगोशिएबल मींस समथिंग विच इज ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल मींस समथिंग which is transferable, something which is transferable by mere delivery, by mere delivery or endorsement and delivery. Something which is transferable by mere delivery or endorsement and delivery. क्या मतलब निकला? सर नेगोशिएबल कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। मैंने कहा आसानी से ट्रांसफर मतलब उन्होंने कहा या तो वो डॉक्यूमेंट सामने वाले को दे भर दो वो उसका हो जाता है, या कई बार देने के साथ साथ उस पर क्या करनी पड़ती है? इंडोर्समेंट करनी पड़ती है। यानी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिसको ट्रांसफर करने के लिए डिलीवरी या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के अलावा कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। इन अदर वर्ड्स कोई रजिस्ट्री नहीं करानी, किसी का अप्रूवल नहीं लेना, कोई फीस नहीं भरनी। द मोमेंट यू साइन एंड गिव इट टू अदर पर्सन, और इन सम केसेस जस्ट गिव इट टू अदर पर्सन, ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है? ये ट्रांसफरेबल हो जाता है। जब आप दोनों को जोड़ देते हैं तो मैंने कहा फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या बना? सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिससे अधिकार क्रिएट हो रहे हैं, अधिकार ट्रांसफर हो रहे हैं। और ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं?
सिर्फ डिलीवरी से या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से, ऐसे डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तो प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो हमारा गिफ्ट डीड बेटा इंस्ट्रूमेंट है, नो डाउट अबाउट इट। क्या गिफ्ट डीड एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? पार्टनरशिप डीड है, ट्रांसफर डीड है, क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? यानी कि आपको किसी फेवर में किसी ने एक ट्रांसफर डीड बना के दी, अब आप चाहते हैं कि ये घर मैं किसी और के फेवर में दे दूं, तो आप अपनी बनी हुई ट्रांसफर डीड साइन ऐसे साइन मारेंगे और उसको दे देंगे, आज से घर उसका हो गया। नहीं सर, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, मेरे पास एक गिफ्ट डीड है, मेरे फादर ने मुझे एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, मेरे पास गिफ्ट डीड है, मैं चाहता हूं मैं अपनी वाइफ को दे दूं, मैंने कहा अलमारी में गिफ्ट डीड पड़ी, उठा ले, आज से तेरी हुई। नॉट गोइंग टू वर्क सर, ऐसे नहीं ट्रांसफर होता। तो इसका मतलब सर ये इंस्ट्रूमेंट तो हैं, लेकिन ये क्या नहीं है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दैट मींस एवरी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एन इंस्ट्रूमेंट जो क्या बात सेटिस्फाई करे कि वो ट्रांसफरेबल हो जाता है बाय मियर डिलीवरी या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, वो क्या माना जाता है? वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। सर ये इंडोर्समेंट क्या होता है? ये अकाउंट्स में आपने पढ़ा हुआ है। सर इंडोर्समेंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या कर देना? साइन कर देना, किसी के फेवर में राइट क्रिएट करके उसके ऊपर क्या कर देना? साइन कर देना। उसे क्या नाम दिया जाता है? इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट की जगह बेटा आपने जनरली वर्ड क्या इस्तेमाल किया हुआ है? कुछ किताबों में आप वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? एंडोर्स करना। जनरली आपने अकाउंट्स में वर्ड सुना, बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ। टेक्निकली बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वर्ड एंडोर्स्ड नहीं है, इंडोर्स होता है। तो अगर आप बात करें तो प्रैक्टिकली कुछ किताबों में सही लिखा जाता है, ज्यादातर जगह में इंडिया में इसमें वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है? एंडोर्समेंट, एंडोर्सर, एंडोर्सी। एग्जैक्ट वर्ड जो नेगोशिएबल में है वो एंडोर्सर नहीं है, इंडोर्समेंट, इंडोर्सर, इंडोर्सी ये शब्द हैं। बाकी अगर आप कहीं एंडोर्समेंट लिख भी देंगे तो इंस्टीट्यूट चेक कर देता है, किसको समझ आता है प्रैक्टिकल दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, इंडोर्समेंट को एंडोर्समेंट बुला रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है, बट वही है कि करेक्ट वर्ड जो लॉ में है वो क्या इस्तेमाल किया गया है? इंडोर्समेंट करना। बाकी इंडोर्समेंट में डिटेल में आगे बात करेंगे, इंडोर्समेंट कैसे की जाती है, अभी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि सर उसके ऊपर साइन करके क्या कर दो, साइन करना इज इंडोर्समेंट, साइन करके साथ मांगने वाले को देना इज इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और दूसरा केस ऐसा सर जहां पे साइन करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो सामने वाले को पकड़ा भर दो, वो इंस्ट्रूमेंट किसका हो जाता है? उसका हो जाता है। ये कब होता है अभी बात करेंगे, फिलहाल हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग बनी कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ डिलीवरी से या इंडोर्समेंट या डिलीवरी से क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ये सर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं एक्ट की अंडरस्टैंडिंग पे। एक्ट में अगर मैं बात करूं तो बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। उन्होंने कहा जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट means a promissory note, a bill of exchange. Negotiable instrument means a promissory note, a bill of exchange और चेक। तो बेटा आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो मींस लिखकर बोलता है जी नेगोशिएबल बस 3 ही होते हैं। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाए जाते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाए जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और उसके आगे लिखता है पेबल। पेबल 2 पार्ट में बात करता है, ईदर टू बियरर और टू ऑर्डर। पेबल ईदर टू बियरर और टू ऑर्डर। तो अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, उन्होंने क्या कहा जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक पेबल ईदर टू बियरर और टू ऑर्डर। तो सर ये वाली बात तो अभी डिटेल में बात करते हैं कि ये होता क्या, बट मैं थोड़ा मान के चल रहा हूँ कि आपको अंदाजा है प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक क्या होता है। पहले मैं इसकी बात करता हूं, फिर मैं इस बात पे आऊंगा कि ये होते क्या है प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। ऑब्वियसली तो सबकी डेफिनेशन इन डिटेल कवर करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। पहले मैं बात करता हूं पेबल ईदर टू बियरर और टू ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय पेबल ईदर टू बियरर और टू ऑर्डर? इसके लिए मैं पहले बेटा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मदद लेता हूं जो आपने सबसे ज्यादा देखा हुआ है, चेक की बात। तो चेक आज तक बनाया ना हो, लेकिन हमने ऐसा नहीं है कि हमने आज तक चेक देखा नहीं दुनिया में, वी नो चेक कैसा दिखता है। तो मैं उस चेक के एग्जांपल से लेता हूं कि पेबल टू बियरर क्या होता है, पेबल टू ऑर्डर क्या होता है। तो एक चेक बनाते हैं,
हमने कहा जी चेक लगभग ऐसा दिखता है, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का चेक है, यहां पर सर डेट डालने की जगह होगी, ठीक है जी, यहां पर कुछ ऐसी भाषा लिखी होगी, पे टू डैश और बियरर अ सम ऑफ, यहां पर सर ब्लैंक छोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ एक रुपी बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिक्स में लिखते हैं। सर यहाँ पर जनरली अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, यहाँ पर सर आईसीआईसीआई अपनी डिटेल डालता है, आईसीआईसीआई बैंक, मान लीजिए बेटा लक्ष्मी नगर की ब्रांच है तो हमने नीचे लिखा लक्ष्मी नगर दिल्ली, ठीक है जी, और यहाँ पर सर साइन करना होता है, ठीक है जी, मोटा मोटा ऐसा होता है। आने वाले टाइम में बात करेंगे बेटा, यहाँ भी कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं नीचे, वो क्या होता है उसकी बात करेंगे बाद में, फिलहाल मैं भी इन पर नहीं जा रहा। मोटा मोटा चेक ऐसा दिखता है, लगभग ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है पूरा चेक, थोड़ा बहुत हाँ लोकेशन ऊपर नीचे हो सकती है, किसी में अकाउंट नंबर ऊपर लिखा होता है, किसी में आईसीआईसीआई यही अपना एड्रेस डाल देता है, मोटा मोटा मैटर यही होता है। हमने क्या किया जी, मान लीजिए बेटा एक पर्सन ये है, ये आईसीआईसीआई के कस्टमर हैं, इनके पास ये चेक बुक है, इन्होंने एक चेक काटा, पे टू बी और बियरर अ सम ऑफ रुपीज 10,000, यहाँ पे 10,000 रुपये डाला, यहाँ पर अपना साइन किया, यहाँ पे मान लीजिए बेटा डेट डाल ली, हम रैंडम डेट डाल देते हैं 1 मार्च की, ठीक है जी। अब सर प्रैक्टिकली समझें, ये चेक आपने बी को दे दिया, ठीक है, बी इसकी पेमेंट लेना चाहेगा, बी कहां जाएगा सर, बी बैंक जाएगा, बैंक जाके चेक दिखाएगा, आईसीआईसीआई बैंक गया, उसने कहा जी ऐसा है, ये ना मुझे चेक दिया गया है, आपका एक कस्टमर ए है, ये चेक लो, मुझे इसके बदले क्या दे दो, 10,000 की पेमेंट दे दो, डन। बैंक को कोई तकलीफ नहीं सर, बैंक क्या करेगा, चेक करेगा, ये ए का साइन है, ए के अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, और मुझे क्या दे देगा, 10,000 रुपए दे देगा। लेट अस से बेटा ये बी पेमेंट 10,000 रुपए की खुद नहीं लेना चाहते, ये इस 10,000 की पेमेंट को किसी आगे सी को देना चाहते हैं, इनको 10,000 खुद नहीं चाहिए, मान लीजिए यार मेरे पास 10,000 का एक चेक आया, मुझे मेरे एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, मैं चाहता हूं ये चेक मैं उसी को दे दूं, वही जाकर क्या ले ले, पैसे ले ले, मैं 10,000 लेके आऊं, फिर मैं किसको दूं, सी को दूं, उससे अच्छा मैंने कहा भाई ये चेक है, ये तो रख, जा बैंक से पेमेंट ले ले। अब सवाल उठता है कि सर अगर मेरी जगह बी की जगह सी जाएगा तो क्या बैंक पेमेंट करेगा, दैट इज अ क्रूशियल पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं कि सर आपने ये अपने नाम का कटा हुआ चेक, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपने ये चेक सी को पकड़ा दिया और कहा जा मेरी जगह जाके क्या कर ले, बैंक से पेमेंट ले ले, विल बैंक मेक अ पेमेंट, द क्वेश्चन राइजेस। हमने कहा जी बैंक पेमेंट करेगा, मैंने कहा क्यों करेगा, क्योंकि बैंक से पूछा गया भाई बी लिखा था, बी को पेमेंट क्यों नहीं किया, उसने कहा आपने बी के आगे कुछ और भी तो लिखा था, और बियरर बेसिकली आपने, आप कस्टमर साहब, आप बैंक को मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि बी को या इस चेक के बियरर को क्या कर दो, पेमेंट कर दो, बियरर मतलब हु बियर्स द चेक, जिसके पास वो चेक हो। मैंने कहा जी एक सी नाम का व्यक्ति आया, मैंने पेमेंट क्या कर दी, उसको कर दी, मैंने कहा अगर सी ना आता, डी आता, ई आता, एफ आता, जी आता, तो किसी को भी पेमेंट कर देता, उसने कहा हाँ मैं किसी को भी कर देता, क्योंकि सब क्या थे, बियरर थे। मैंने कहा बी आता, तो कहता बी को भी करता, बी का क्या लिखा था, नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा अच्छा मान लो मैं बी लिखता ही ना, तो तू किसे पेमेंट करता, उसने कहा बियरर को, क्योंकि आपने लिखा पे टू बियरर। मैंने कहा अगर मैं बी लिखूं तो भी बी सी डी ई ले जाते हैं, और अगर सिर्फ पे टू बियरर लिख दूं तो भी बी सी डी लिख जाते हैं, यानी कि सर ये नाम लिखने का कोई मतलब है ना, कोई मतलब नहीं है। अगर आप साथ में बियरर लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है दैट बी इज ऑल्सो बियरर। इस बैंक रियली कंसर्न यहां किसका नाम लिखा है, नो, बैंक कहते हैं मुझे बस ये दिख रहा है, किसको पेमेंट कर देनी है, बियरर को। मैंने कहा अच्छा चलो ये तो मैंने सी को चेक दिया, सी ले गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, व्हाट इफ सी बेटा ये चेक मेरी ड्रॉर में से उठा कर ले जाता, चोरी भी तो हो सकता है,
तो आपने एक फीस का चेक दिया, मैडम ने जेब में डाला, 5 मिनट बाद कोई आया, वहां से चेक उठा के ले गया और ऐसा लिखा हुआ था। क्या बैंक पेमेंट करने से मना करेगा? नहीं सर, बैंक को सपना थोड़े ना आएगा कि जो ये सी है ये चोर है, या जो ये सी है इसको एक्चुअल में क्या दिया गया है, चेक दिया गया। बैंक ने कहा जी मैं तो किसी को भी पे कर दूंगा, जो भी क्या करने आएगा इस चेक को लेके आएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट बेटा क्या नाम देते हैं? बियरर इंस्ट्रूमेंट। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पर जो व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट को बियर करता है उसको क्या कर दिया जाता है, पे कर दिया जाता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है इट्स एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर। और बियरर इंस्ट्रूमेंट की एक बहुत बड़ी खासियत है सर, बियरर इंस्ट्रूमेंट को ना आगे ट्रांसफर करना बड़ा आसान है। कैसे ट्रांसफर करना है? सर मैंने बी को दिया, बी ने आगे किसको दे दिया, सी को, सी ने आगे किसको दे दिया, डी को। जो बैंक के पास जाएगा बैंक क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। इज इट ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी? यस, इट इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी। आपको सिर्फ इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है, सामने वाले को डिलीवर कर देना है। ये अपने सारे अधिकारों के साथ किसके पास पहुंच जाता है, उसके पास पहुंच जाता है। मैंने कहा जो अधिकार बी के पास थे वही जब बी आगे किसको देगा, सी के पास, सी के पास है, सी आगे किसको देगा, डी के पास, डी के पास अधिकार है। यही तो बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? यस। क्या ये अधिकार क्रिएट करता है? यस। किसके फेवर में? बी के फेवर में, कि 10,000 लेने का अधिकार है। और बी अपना ये अधिकार आगे दे कैसे रहा है, सिर्फ डिलीवरी करके दिया जा रहा है। उन्होंने कहा इट्स एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, देयरफॉर इट्स एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? जो डिलीवरी से ट्रांसफर होता है। दूसरा तरीका सर ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? बियरर इंस्ट्रूमेंट है। अब तकलीफ ये आई बेटा, मान लीजिए सी ने चोरी कर ली और मेरे यहां से चोरी हो गई, बैंक पे कर देगा। आपको इसमें समस्या समझ आ गई? सर एक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, बी कहेगा मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं। मैंने कहा कैसे आएंगे, चोरी हो गए तेरे यहां से चेक तो। अब या तो बी नुकसान भुगतेगा, या हो सकता है इससे पहले बी को दिया जाए, एक ही वहां से चोरी हो जाए तो ए नुकसान भुगतेगा। पॉइंट इज बैंक की कोई गलती नहीं है, आपने ये चेक बनाया, इसके साथ रिस्क क्या है? इट इज एज गुड एज ए करेंसी नोट। बेटा मैंने एक 10,000 का नोट अपने आप पास बना रखा हुआ है, मुझे लगा मैं ये बी को दूंगा, मेरे यहां से चोरी हो गया, या मैंने बी को दिया, बी की दराज से चोरी हो गया। ये 10,000 का नोट है, ये जैसे ही बैंक जाएगा बैंक आंख बंद करके क्या करेगा, पेमेंट करेगा। हमें इस बात से बड़ी तकलीफ होने लगी। मैंने कहा ये क्या तरीका है, कोई मुंह उठा के आ जाता है तो मुझे क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। देखो तो सही बी ने दिया है, सी को नहीं दिया। मैंने कहा भाई कैसे देखें, तुमने तो ऊपर लिख के दिया है कि क्या पेमेंट कर दो, बियरर को पेमेंट कर दो। और बेटा फिर होना क्या शुरू हुआ, लोग जब ये चेक काटते हैं ना, वो इस बियरर शब्द को काट देते हैं, वो लिखते हैं पे टू बी और बियरर छपा हुआ आता है चेक पे। आप पे टू बी लिखते हैं और बी लिखने के बाद इस बियरर शब्द को क्या करते हैं, काटते हैं। बैंक को कुछ समझ आता है कि ए कह रहा है बी को देना है और बियरर को नहीं देना है, सम ऑफ रुपीज 10,000। और ये बात किसने डिसाइड करी? सर ए ने डिसाइड करी कि पेमेंट सिर्फ कौन लेगा, बी लेगा। अच्छा बी ने अब पूछा, यानी कि इसकी पेमेंट सिर्फ मैं ही लूंगा और कोई लेने नहीं जा सकता। अच्छा बी लेने जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, बैंक उससे पूछेगा आप, अच्छा बैंक पूछेगा आप बी हो, यस पूछेगा। सर बियरर के केस में पूछता था नहीं, क्यों? वो कहता था मुझे क्या करना है, बी है, सी है, डी है, ये इंसान है ना, बियरर है ना, ले जा पेमेंट। लेकिन जैसे ही आपने बियरर काटा, बैंक को पता चला पेमेंट किसको करनी है, बी को। वो कहता है साबित करो आप बी हो। मैंने कहा कैसे साबित? मैंने कहा आईडी दिखाओ ना जी अपनी। बेटा आपने आईडी दिखाया, उसने आईडी का नंबर नोट कर लिया और कहा हाँ ले जाओ, ताकि मैं कल को ये दिखा सकूं मैंने पेमेंट किसको करी है, बी को करी है। कोई तकलीफ नहीं है। फिर इससे एक काम देखा आपने, नहीं आगे ट्रांसफर आने वाली बात को डिलीवरी से रोक दिया। मैंने कहा इसका मतलब फिर ये इंस्ट्रूमेंट अब ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। पहली बात है बेटा ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर। एक इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, पेबल टू बियरर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, पेबल टू ऑर्डर। तो जैसे ही आपने बियरर शब्द काटा, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, पेबल टू ऑर्डर। मैंने कहा व्हाट इज पेबल टू ऑर्डर? उसने कहा जिसको पे करने का ऑर्डर किया है उसको पे करो। मैंने कहा किसको ऑर्डर किया है? उसने कहा बी का ऑर्डर किया है ना मैंने, कि बी को पे करो, तो बी को पे करो।
सवाल उठा कि क्या इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर नेगोशिएबल नहीं रहेगा। ट्रांसफर का तो मतलब, नेगोशिएबल का मतलब ही क्या है, जो ट्रांसफर होता है। मैंने कहा फिर ये कैसे ट्रांसफर होगा, उसने कहा ये ट्रांसफर होगा बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मैंने कहा इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मतलब, उसने कहा अगर बी चाहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरी जगह कौन लेके आए या सी पेमेंट ले, तो वो चेक को पलटे और उसके पीछे लिखे पे टू सी और क्या कर दे, अपना साइन कर दे। दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। और ये इंडोर्समेंट कर कर अब ये चेक किसको दे दे, सी को दे दे। सी बैंक जाएगा, बैंक कहेगा आप बी हो, मैंने कहा नहीं मैं सी हूं। मैंने कहा तुझे नहीं कहा, मैंने पीछे पलट। उसने कहा अच्छा तुम सी हो, मैंने कहा हाँ मैं सी हूं। मैंने कहा प्रूफ करो, बैंक सी को पे कर देगा। इसका मतलब सर ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, पेबल टू ऑर्डर। एंड पेबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होता है, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। इसलिए बेटा मैंने आपको पहली लाइन लिखवाई थी, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल होता है बाय मियर डिलीवरी या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब आप बात को और ज्यादा समझेंगे तो डिलीवरी में कब होता है, जब वो पेबल टू बियरर होता है। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से कब होता है, जब वो पेबल टू क्या होता है, ऑर्डर। अच्छा मैं कह सकता हूं पेबल टू ऑर्डर मतलब बी या उसके ऑर्डर पर जिसको मर्जी दे देना। यस, प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या निकला, जब मैं बी लिख रहा हूं तो बी एंड उसका ऑर्डर अपने आप इंक्लूडेड है, क्योंकि ये नेगोशिएबल है। तो इसका मतलब यही है कि बी आगे क्या कर पाएगा, को दे पाएगा। लेकिन बियरर शब्द काटने से आपने देने का तरीका बदल दिया। मैंने कहा ये सिर्फ किससे नहीं जाएगा, डिलीवरी से नहीं जाएगा, ये कैसे जाएगा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से जाएगा। तो हमने यहां मीनिंग देखा पहले, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट मींस अ नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अ चेक, जो कि पेबल हो सकता है किसको, या तो बियरर को या ऑर्डर को, पे टू द ऑर्डर। अच्छा अगर मान लीजिए बेटा मुझे ये चेक करना है कि इंस्ट्रूमेंट बियरर है या नहीं है, कैसे चेक होगा सर, उसके ऊपर ना ऐसी भाषा दिखेगी, या तो लिखा मिलेगा पे टू बी और बियरर, या कई बार लिखा मिलेगा सर जस्ट पे टू बियरर। मैंने आपको बताया उसमें बी लिखना या ना लिखना एक ही बात है, पे टू बियरर लिखो या पे टू बी और बियरर लिखो, डजंट मेक अ आयोटा ऑफ डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी खुद जाए, सी डी ई सब पे सेम तरीका लगता है, भले बी का नाम हो या ना हो। चलो ये तो चेक है, हम फिर भी भर देंगे। प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तो बेटा भाषा भी हम खुद ही लिखते हैं, तो मैं पे टू बी और बियरर लिख के दूं या मैं पे टू बियरर लिख के दूं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर की बात करें सर, ऑर्डर में क्या लिखा जाता है, आप लिखते हैं पे टू बी और ऑर्डर, जब आप खुद चेक वो बनाते हैं प्रॉमिसरी नोट, या केवल क्या लिख देते हैं पे टू बी। ये इसमें कई बार बेटा बाकी भाषा हमारे हाथ में है, हम लिखते हैं पे टू ऑर्डर ऑफ बी, पे टू ऑर्डर ऑफ बी। ये सब क्या तरीके हैं, ये सब दिखाता है कि इंस्ट्रूमेंट किस नेचर का है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का है, यानी कि ये बी को या उसके ऑर्डर पर क्या किया जाएंगे, पे किए जाएंगे। समझो सर, जब आप पे टू बी लिखते हैं इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स और ऑर्डर, यस इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स और ऑर्डर, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेगोशिएबल है। अच्छा किसी ने पूछा जी मैं पे टू बी, पे टू ऑर्डर ऑफ बी, एक बंदे ने इसके ऊपर लिख दिया क्योंकि वो अपना प्रॉमिसरी नोट या चेक बना रहा था, उसने लिखा पे टू बी ओनली, या उसने लिखा पे टू बी एंड नो वन एल्स, पे टू बी ओनली, या वो क्या लिख रहा है पे टू बी एंड नो वन एल्स। क्या कहने की कोशिश कर रहा है सर, वो कहीं ना कहीं इसकी क्या कर रहा है, इंडोर्समेंट और डिलीवरी क्या कर रहा है, रोक रहा है कि इसको आगे क्या नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना है। लॉ कहता है नहीं ये नहीं चलेगा। जैसे ये लिखते हो इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाता है, नॉन ट्रांसफरेबल, ये क्या नहीं रहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहता। बेटा इस ट्रांसफर करने को कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है, इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट की नेगोशिएशन। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो बेटा इंस्ट्रूमेंट की नेगोशिएशन दो तरह से होती है, या तो मियर डिलीवरी से या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। अगर बियर है तो बियर इंस्ट्रूमेंट कैसे नेगोशिएट होता है, डिलीवरी से, और आपका
ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आती है। थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट देखा, सिर्फ डेफिनेशन देखी अभी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक प्रॉमिसरी नोट, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक प्रॉमिसरी नोट, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक जो पेबल है या तो बीरर को या किसको, ऑर्डर को। एक चेक के एग्जांपल हमने समझा। अब पहले तीनों के तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं। साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझते समझते बेटा इनकी पार्टीज भी समझ लेते हैं। तो पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं कि इसको भरेंगे बाद में एग्जांपल कर करके। फिर प्रॉमिसरी नोट की पार्टी कौन कौन होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कौन कौन होती हैं, चेक में पार्टी कौन कौन होती है। ठीक है जी, 3 एग्जाम हमने भरने हैं कि प्रॉमिसरी नोट होता क्या है, उसकी पार्टीज कौन होती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, उसकी पार्टीज कौन होती हैं, चेक होता क्या है, उसकी पार्टीज कौन कौन होती हैं। एक ही एग्जांपल बेटा तीनों बातें कवर करेंगे ताकि दिमाग में बात घुसे कि किस सिनेरियो में प्रॉमिसरी नोट दिया जाता है, किस सिनेरियो में बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जाता है, किस सिनेरियो में चेक इशू किया जाता है। एग्जांपल कुछ इस तरह का है कि सर मान लीजिए एक ए नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने बी से कुछ गुड्स खरीदे हैं। ठीक है जी, क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं, 10,000 रुपए के गुड्स हैं, 1 महीने बाद इसकी पेमेंट करनी है। ठीक है जी, एक ए नाम के व्यक्ति हैं, 10,000 के गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पर, 1 महीने बाद क्या करनी है, पेमेंट करनी है। सिंपल भाषा में बोलूं तो सर ये वो व्यक्ति है हु ओज मनी, जिसको क्या करने हैं, पैसे देने हैं। ये वो व्यक्ति है हु हैज अ राइट टू रिसीव मनी, हु हैज अ राइट टू रिसीव मनी। सिंपल भाषा में बोले तो बेटा बी के लिए ए क्या है, डेटर है, ए के लिए बी क्या है, एक क्रेडिटर है। पहला केस। तो हुआ क्या कि जब ये गुड्स क्रेडिट पे बेचे गए और 1 महीने बाद पेमेंट देने की बात आई, बी ने कहा मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम 1 महीने बाद पेमेंट कर दोगे, कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि मैंने तुम्हें गुड्स दिए हैं और तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि 1 महीने बाद क्या करोगे, पेमेंट करोगे। उसने कहा सर मैं एक कागज के टुकड़े पर लिख के दे देता हूं कि मेरा आपको 1 महीने बाद क्या देना बनता है, 10,000 रुपए देने बनते हैं, साइन करके दे देता हूं। हद से हद क्या होगा, नहीं दूंगा तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि देखो तेरा साइन किया हुआ क्या है, कागज का टुकड़ा है। बेटा इस कागज के टुकड़े को क्या नाम दिया जाता है, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट बनाएगा कौन, सर हमारे केस में प्रॉमिसरी नोट बनाएगा ए नाम का व्यक्ति, जिसने पैसे देने हैं। वो क्या करेगा, एक कागज का टुकड़ा लेगा और उसके ऊपर क्या बनाएगा, एक प्रॉमिसरी नोट। कैसा बनता है सर प्रॉमिसरी नोट, लैंग्वेज देखें, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज नहीं है लेकिन लगभग लैंग्वेज ऐसी होती है। ये लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर, या आई प्रॉमिस टू पे बी, या मैंने आगे क्या डाल दिया, और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000 1 month आफ्टर डेट। और आज की क्या डाल दूंगा बेटा, यहां पे यहां डाल दूंगा आज की डेट। ठीक है जी, मैं लिखा जी आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000 1 month आफ्टर डेट। और इसको साइन कौन करेगा, ए से साइन कर देगा। ठीक है जी, साइन करके किसे दे देगा, बी को दे देगा। दिस इज नोन एज अ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है जी, इस प्रॉमिसरी नोट में बेटा आज की डेट में एक अंडरटेकिंग है ए की तरफ से कि मैं बी को या बी के कहे अनुसार, जो बी कहेगा उस व्यक्ति को क्या कर दूंगा, 1 महीने बाद 10,000 रुपए दे दूंगा। इसको प्रॉमिसरी नोट बुलाते हैं। और बेटा ये पर्सन जो ये प्रॉमिसरी नोट बनाता है, ही इज नोन एज द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ए इज नोन एज द मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, बी इज नोन एज द पेई ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट में बेटा 2 पार्टीज होती हैं, एक जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, ही इज नोन एज द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, एक जिसके फेवर में क्या किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट बनाया जाता है, इज नोन एज द पेई ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। ठीक है जी, अब सर होगा क्या, एक तरीका यह है कि 1 महीने बाद इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में था,
बी के हाथ में था, बी ने आगे किसी को नहीं दिया, बी आया, ए से क्या मांगा, 1 महीना पूरा हो गया, ला क्या दे, 10,000 रुपए दे। ए ने क्या कहा, लाओ मेरा कागज वापस दो। बेटा ए ने क्या लिया, कागज वापस लिया, और उसके ऊपर लिखा, बी को कहा लिख पेमेंट रिसीव्ड। बी ने लिखा पेमेंट रिसीव्ड, साइन कर, साइन किया, कागज दिया और 10,000 रुपए क्या कर दिया, पे दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट खत्म। जेन्युइन केस जहां से समय प्रॉमिसरी नोट बाय पेमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसी दिन के लिए बनाया गया था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर इसने 1 महीने से पहले, बी चाहता है कि मैं ये प्रॉमिसरी नोट खुद ना लेने जाऊं, इस बी ने आगे बेटा किसी सी की पेमेंट करनी थी, इसने सी को उठाकर ये प्रॉमिसरी नोट दे दिया। क्या ये सी को ऐसे उठा के प्रॉमिसरी नोट दे सकता है? नहीं सर, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो सी ने कहा जी आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पलट के पीछे क्या लिखो, मेरा नाम डालो, पे टू सी, और अपने क्या कर दो, साइन कर दो। तो सर आज की डेट में अभी किसके हाथ में है, सी के हाथ में है। क्या सी इसकी जाके पेमेंट मांग सकता है? यस, सी इसकी क्या कर सकता है, पेमेंट मांग सकता है। फिर वही सिचुएशन, वो ए के पास जाएगा, ए क्या करेगा, लिखो पेमेंट रिसीव्ड, क्या करो, डेट डालो, साइन डालो, अपना साइन करो, और ये पकड़ो क्या, 10,000 रुपए। ये सी बेटा क्या कहलाता है, दिस सी इज नोन एज इंडोर्सर, सॉरी इंडोर्सी, सी इज नोन एज द इंडोर्सी, जिसके फेवर में क्या किया गया, इंडोर्समेंट किया गया। और ये बी जो हमारा पेई था, ये क्या बन जाएगा, इंडोर्सर। तो अगर ये इंडोर्सर इंडोर्समेंट करता है तो बेटा पेई क्या बन जाता है, इंडोर्सर बन सकता है, अगर ये क्या करे, इंडोर्समेंट करे। तो ये व्यक्ति अब सी हमारे लिए क्या है, ही इज नोन एज एन इंडोर्सी। तुमने 3-4 शब्द देख लिए सर, एक मेकर, एक पेई, एक इंडोर्सर, एक इंडोर्सी। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आती है सर? इसका मतलब अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट में फिर 2 पार्टी हैं, एक कौन है, मेकर, दूसरा कौन है, पेई, जो होंगी ही होंगी, कोई दो राय ही नहीं है। हमारे केस में मेकर कौन था सर, ए, पेई कौन था, बी। ठीक है जी, अब बेटा कहानी को थोड़ा सा पलटते हैं। सेम एग्जांपल, सर ए ने क्या करा है, गुड्स क्रेडिट पे लिए हैं, किससे, बी से, वही 1 महीने का क्रेडिट है। ए ने गुड्स लिए हैं बी से क्रेडिट पे, कितने के गुड्स हैं, 10,000 रुपए के गुड्स हैं, टाइम कितना है, 1 महीना। इस बार बेटा ए ने प्रॉमिसरी नोट नहीं बनाया, बी जब गुड्स दे रहा था उसने अपने पास ने एक कागज का टुकड़ा बना के रखा हुआ है। उसने कहा भाई साहब ऐसा है, आप पैसे उधार ले जा रहे हो ना, इस पे साइन करते जाओ। जब ए ने पढ़ा, कहने का क्या साइन करा रहे हो, उसने कहा बस यही साइन करा रहा हूं कि आप मुझे क्या दोगे, 1 महीने बाद 10,000 रुपए दोगे। उसने कहा हाँ साइन करते हैं। बेटा उस पर भाषा लिखी हुई थी, पे टू मी और माई ऑर्डर a sum of rupees 10,000 1 month after date, pay to me or my order a sum of rupees 10,000 1 month after date। और यहां साइन किसने कर रखा था, बी ने, क्योंकि बेटा ये लिखा किसने हुआ है, बी ने, मुझे या मेरे ऑर्डर पे करो। मैंने कहा कौन मुझे, बी ने कहा मैं, मुझे साइन कर रखा है। अच्छा यहां पे क्या डाली होगी, डेट डाली होगी। अब इसने इसको ए के आगे रखा, ए को कहा भाई साहब, उसने कहा मैं कहां साइन करूं, मैंने कहा आप यहां लिखो एक्सेप्टेड, और नीचे क्या कर दो, अपने साइन कर दो। तो आप समझ रहे बेटा क्या हो रहा है, सिनेरियो सेम है। उसी ए ने बी को पैसे देने हैं, प्रॉमिसरी नोट एक ऐसे व्यक्ति जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने पैसे देने हैं, उसकी तरफ से एक अंडरटेकिंग है सामने वाले को कि मैं पैसे दे दूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसी सिनेरियो का उल्टा रूप है, जहां पर वो व्यक्ति जिसने पैसे लेने हैं वो सामने वाले को ऑर्डर करता है कि आप मुझे या मेरे कहे अनुसार 1 महीने बाद पैसा देंगे,
और सामने वाला इस ऑर्डर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इस केस में बेटा हमारे पास फिर 3 पार्टीज हैं। कौन? एक ये जिसने बनाया, इसको हम क्या नाम देते हैं, ही इज नोन एज द ड्रॉयर, द ड्रॉयर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये पर्सन जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है इज नोन एज द ड्रॉई ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड ये पर्सन बेटा मी कौन है यहां, बी, ये बी ही क्या है, ही इज नोन एज द पेई, इज नोन एज द पेई। तो 3 पार्टी सर, ये बता लगा कि 3 में से 2 जगह एक ही व्यक्ति ने भर दी हैं। बी ही ऑर्डर कर रहा है और बी इसकी क्या मांग रहा है, पेमेंट मांग रहा है। तो मैंने कहा जी ये क्या है, ड्रॉयर, ये क्या है, ड्रॉई, ये क्या है, पेई। और बेटा ये तब तक ड्रॉई था जब तक इसने ये साइन नहीं किया था। जब ये साइन कर देता है ही बिकम्स एक्सेप्टर। तो ड्रॉई और एक्सेप्टर में बस इतना अंतर है कि जब जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, जिसकी एक्सेप्टेंस लेनी होती है, वो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक वो क्या है, वो ड्रॉई है। जिस दिन वो अपना साइन कर देता है उसके ऊपर, उस दिन से वो क्या है, एक्सेप्टर है। अब टेक्निकली बेटा इसकी मार्केट में 2 कॉपीज बनाई जाती हैं। एक कहता है इसकी एक कॉपी मुझे ही बना दो, मैं निकाल प्रिंट इसका, फोटो कॉपी निकालते हैं बेटा, एक कॉपी किसको दे देते हैं, ए को। एक कॉपी कौन रखता है, बी रखता है। आपके अकाउंट्स की भाषा में ए इसको घर जाकर बीपी बुलाता है, बिल्स पेबल, और बी उसी कागज के टुकड़े को क्या बुला रहा होता है, बी आर। इतना समझते हैं, दोनों एक ही कागज के टुकड़े होते हैं, बुलाने के तरीके अलग अलग हैं। तो सर बेसिकली ये क्या है, बी आर बीपी की बात नहीं करते, वो अकाउंट्स की टर्म है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कॉल्स दिस a bills of exchange. Obviously one party calls it a bills of exchange which is payable and one party calls it a bills of exchange which is receivable depending upon उनका क्या स्टेटस है। सर हमें यहां से एक चीज समझ आई, फिर अब होगा क्या सर, 1 महीने बाद ये जो ए है या जो बी है, दोनों में से कोई एक दूसरे के आमने सामने जाएगा। मान लीजिए बी जाएगा और बी जाके ए को क्या कहेगा, भाई साहब पेमेंट। ए क्या कहेगा, सर वो कागज निकालो जो आपके पास है। उन्होंने कहा तू भी निकाल जो तेरे पास है। उन्होंने कहा इस पे लिखो रिसीव्ड, इस पे भी लिखो रिसीव्ड, और दोनों बेटे एक दूसरे के सामने क्या कर देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। उसने कहा ये खत्म हुआ, ये लो 10,000 रुपए। अब सर हो सकता है इस केस में कौन गया है, बी खुद गया है। क्या बी अपनी जगह किसी सी को भेज सकता है, यस सर। उसके लिए क्या करता होगा सर, इस केस में बी फिर पीछे क्या लिखता है, पे टू सी साइन बी। तो इस केस में फिर सी क्या कहलाता है, इंडोर्सी, बी क्या कहलाता है, इंडोर्सर। सर ये कहानी तो सेम ही है, वहां भी यही कहानी थी, यहां भी क्या है, सेम कहानी है। वहां भी बी ने आगे क्या किया था, इंडोर्स किया था। यहां भी बी ने क्या किया है, आगे इंडोर्स किया। वहां भी सी पेमेंट मांग रहा था, यहां भी कौन मांग रहा है, सी पेमेंट मांग रहा है, ही इज नोन एज द इंडोर्सी। अब सर फिर यहां पर हमारे पास देखा हमने 3 पार्टी तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है ही है। एक ड्रॉयर है, एक ड्रॉई है, एक क्या है, पेई है। ये बात अलग है सर, आपने दोनों को ही क्या बना रखा है, बी है। तो पहले तो इतनी बात करते हैं कि सर हमारे पास फिर 3 पार्टी निकलती हैं। एक क्या होता है, ड्रॉयर, एक क्या होता है, ड्रॉई, एक कौन होता है, पेई। ड्रॉयर वो होता है बेटा जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को वो व्यक्ति बनाता है जिसको किसी से पैसा लेने का अधिकार होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को वो व्यक्ति बनाता है हु हैज द राइट टू रिसीव मनी। वो व्यक्ति जो किसी से पैसे लेने का अधिकार रखता है, वो उस व्यक्ति को ऑर्डर करता है कि मुझे क्या करियो, पेमेंट करियो। तो हमने कहा जी हमारे यहाँ ड्रॉयर कौन था फिर, बी। ड्रॉई वो व्यक्ति है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। हमारे केस में ये कौन था, ए। और पेई जिसको क्या मिलनी है, पेमेंट, वो हमारे केस में कौन ही है, बी। बी कह रहा है मैं आऊंगा 1 महीने बाद, क्या ले जाऊंगा, पेमेंट ले जाऊंगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आती है, आगे बढ़ते हैं। सर हुआ क्या, ये ना हर महीने ऐसे ही करते थे। हर महीने गुड्स उधार पे खरीदता था ए आके, हर महीने बी उससे क्या कराता था, एक ये पे टू मी और माई ऑर्डर साइन कराता था। और मजे की बात, ये कभी भी बी खुद लेने नहीं जाता था, हर बार इसके पीछे क्या करता था, पे टू सी साइन भी लिख देता था। हर बार सी पेमेंट लेने आता था। तो जब ऐसा 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो गया ना, एक बार इस ए ने ही पूछ लिया कि सर आप खुद तो आते नहीं हो, हर बार इसको भेज देते हो, सी को भेज देते। मैंने कहा तुझे कोई तकलीफ है? नहीं तकलीफ मुझे क्या होनी है, आपको भी देना, सी को भी देने, लेकिन हर बार ये पीछे इंडोर्समेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। मैंने कहा देख यार बात ऐसी है, बाय चांस तेरे से पैसे लेने का टाइम और उसे पैसे देने का टाइम
मैच खाता है। जैसे तू मेरे से उधार लेके जाता है, मैं भी तो आ गया होलसेलर आदमी बेटा, मैं भी तो पीछे से कहां से लेके आता हूं, सामान खरीद के आता हूं, तो मुझे उससे पेमेंट करनी होती है। मैं सीधा सीधा तेरा जो आता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तू साइन करके जाता है, मैं एंडोर्स करके किसको पढ़ा देता हूं, सी को पढ़ा देता। मैंने कहा अच्छा ये सिस्टम है। उन्होंने कहा फिर ऐसा करो ना, आप ये एंडोर्समेंट करते ही क्यों, आप यहां पे टू सी और ऑर्डर लिख दो। मी और माई ऑर्डर क्यों लिखते हो? आप मी और माई ऑर्डर लिखते हो तो अपना ऑर्डर दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, पीछे साइन करना पड़ता है ना। सीधा पे टू सी और ऑर्डर लिखो। बात तो ठीक है, सीधा क्या लिखो, पे टू सी और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000। मैं करता हूं ना साइन, सी आएगा तो क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। और मैंने कहा सी के आगे उसने कहा लिखा तो है सी और ऑर्डर, सी अगर डी को दे देगा, डी अगर ई को दे देगा, मैं उसको भी क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात समझे बेटा, पहले केस में मैंने पे टू मी लिखा, उस केस में इंडोर्समेंट किसे, इंडोर्सर किसे बनना पड़ा, ड्रॉयर को, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट किसके पैर पे पैसे लेने का पहला अधिकार किसका था, बी का। उसने आगे इंडोर्स किया सी को। मैंने बेटा पहले ही यहां पे मी की जगह क्या लिख दिया, सी लिख दिया। क्या अधिकारों में कोई अंतर आया है, क्या अधिकार है अंतर आया? सर अब बी पेमेंट ले ही नहीं सकता, बी जाएगा पेमेंट मांगना तो ये मना कर देगा तू कौन, नहीं बेटा वो अभी भी क्या ही कर रहा है, यहां साइन करके बैठा है। मैंने कहा तूने सी को दिया नहीं, उन्होंने कहा नहीं सी को दिया नहीं, मेरे पास ही पड़ा है। मैंने कहा भाई साहब आप ले जाओ पेमेंट, फाड़ो इसको जरा यहां पे। तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां पे पे टू मी और माई ऑर्डर लिखूं या क्या लिखूं, पे टू सी और माई ऑर्डर। मेरा पैसा का राइट लेने का अधिकार तो बना ही बना हुआ है, बिकॉज आई एम द पार्टी जिसको क्या देना था, पैसा देना था। मेरे हाथ से तो क्या बना हुआ है, प्रॉमिसरी नोट बना हुआ है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना हुआ है। इसका मतलब सर फिर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, आप अपनी इंडोर्समेंट बचाइए। हाँ इसमें एक खासियत है सर, अगर ये पे टू मी और माई ऑर्डर होगा, इस पे पहली इंडोर्समेंट करने का अधिकार किसका था, बी का। लेकिन अगर इस पे टू सी और ऑर्डर लिख दिया तो बी इसकी क्या नहीं कर सकता, इंडोर्समेंट नहीं कर सकता। पे टू डी साइन बी नहीं हो सकता, पे टू डी क्या होना चाहिए, साइन सी होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना ऑर्डर तो कहां चला डाला, यहां चला डाला, यहां फंस जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ये सी को नहीं दिया ना तो मैं किसी को नहीं दे सकता। अगर मैंने पे टू मी और माई ऑर्डर लिख दिया, अगर मैंने सी को दिया, सी किसी को देगा कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं पे टू मी और माई ऑर्डर लिखूं, पहला अधिकार बेटा मेरे हाथ में है। मैं सी को देना चाहूं सी को दूं, मैं डी को देना चाहूं डी को दूं, बी क्या करेगा, अपना ए क्या करेगा, पेमेंट करेगा ही करेगा। इसमें बस आपने पहला इंडोर्सर बनने का अधिकार किसको दे दिया, सी को दे दिया। लेकिन क्या इससे मेरा अधिकार टू रिसीव पेमेंट खत्म हुआ, नहीं हुआ। सर कई बार ना फिर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसे बनाया जाता है, और ऐसे बनाने से जब मेरे से पूछा जाएगा तो मेरा पेई कौन है, फिर हु इज द पेई, सी इज द पेई। तो सर हमने प्रैक्टिकली देखा फिर ये कई बार अलग अलग भी हो सकते हैं, ये बी भी हो सकता है, ये कोई सी भी हो सकता है। जब पहला इंस्ट्रूमेंट अपने नाम पर डाला जाता है, पे टू मी और माई ऑर्डर, तो ड्रॉयर और पेई क्या होते हैं, एक ही व्यक्ति होते हैं। जब पहले दिन ही किसी थर्ड व्यक्ति का क्या डाल दिया जाता है, नाम डाल दिया जाता है, तो पेई क्या हो जाता है, एक थर्ड पर्सन हो जाता है। यहां पर तीन पार्टीज हैं, उनको भरने वाले भी कौन है, तीन ही पर्सन है। बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जहां पे टू मी और माई ऑर्डर लिखते हैं, जहां पर आप क्या लिखते हैं, पे टू मी और माई ऑर्डर, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन वंस ऑन ऑर्डर। एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन वंस ऑन ऑर्डर। एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन वंस ऑन ऑर्डर मतलब एक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें पेई भी कौन है, ड्रॉयर ही है। यानी कि मैंने ऑर्डर दिया है कि मेरे ऑर्डर पर ही क्या होगा, पे होगा। एंड एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन समवन एल्स ऑर्डर, वो कौन सा बनेगा, सी वाला इंस्ट्रूमेंट। तो इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन वंस ऑन ऑर्डर। तो कई बार लैंग्वेज आपके आएगी, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन वंस ऑन ऑर्डर, एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन वंस ऑन ऑर्डर। तो इसको दो भाषा में बोल जाता है, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन ऑन वंस ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन वंस ऑन ऑर्डर। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपने कैसा बनाया है जिसमें पहला ऑर्डर देने का अधिकार किसका है, आपका खुद का है। तो इसकी लैंग्वेज क्या होती होगी फिर, पे टू मी और माई ऑर्डर। ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, एन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन ऑन और एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन वंस ऑन ऑर्डर। ठीक है जी, ये वाली बात हमने कवर करी।
अब आते हैं तीसरी कहानी पे। सर लेट अस से यही ए, यही बी गुड्स खरीदे किस पे, क्रेडिट पे, 10,000 रुपए के गुड्स थे, 1 महीने बाद पेमेंट करनी। और मजे की बात बेटा इस बार ना बी ने कोई कागज साइन नहीं कराया, ना ए ने कुछ साइन करके दिया। कैसा होता है? ऐसा ही होता है सर दुनिया में। आप यहां आके कहते हो जी हम अपनी अगली किस्त अगले महीने पे करेंगे, मैडम कागज निकालते रहो, में से रुक जा, साइन कर। चल रहा है सर ऐसी दुनिया। तो अनसिक्योर्ड डेट ऐसे ही तो होता है। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं अगली बार आ जाएगी। अगले महीने जब पेमेंट लेने गए, ए ने कहा सर ऐसा है मेरे पास इमीडिएट पेमेंट तो नहीं है, आप ना चेक ले जाओ, खाते में से निकलवा लेना। चेक दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्या करता है सर, फिर ए एक चेक बनाता है। चेक कैसा बनता है सर? अभी बनाया हमने, आईसीआईसीआई बैंक पे टू। अच्छा ये सारा कुछ मैं लिखता हूं चेक में? नहीं सर, प्रॉमिसरी नोट में सारा कुछ मैं लिखता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सारा फॉर्मेट मेरा होता है। चेक में फायदा ही होता है, चेक का आधा फॉर्मेट कौन बना के दे देता है? बैंक बना के दे देता है। तो हमने कहा जी पे टू डैश और बेयरर अ सम ऑफ, यहां भरेंगे, यहां भरेंगे, यहां अकाउंट नंबर होगा, यहाँ आईसीआईसीआई ने अपना एड्रेस बताया होगा, और सर यहां पर क्या करेंगे, साइन डाल देंगे। हाँ जी, कौन करेगा बेटा साइन? हमारे केस में कौन है? ए। सर ए ने क्या किया? साइन किया। यहां क्या भरूं? पे टू बी, बीरर काटे, दोनों बातें रखते हैं। सर पहले बीरर नहीं काटते, फिर क्या करेंगे? बीरर काटेंगे। सम ऑफ 10,000 ओनली, एंड यहां क्या लिखा जाता है? रुपीस बना होता है, 10,000 रुपये आप यहां क्या करेंगे? न्यूमेरिकल में लिख देंगे। ठीक है जी। अकाउंट नंबर, सर ये अकाउंट नंबर किसका होगा? हाँ जी, ये किसका अकाउंट नंबर होता है जो चेक पे यहां लिखा होता है? ए का होगा। पेमेंट तो बेटा बी को करनी है ना, बी का होगा ना। पक्का? बेटा ये अकाउंट नंबर किसका होता है? ये ए का अकाउंट नंबर है। सर बी का अकाउंट नंबर कैसे लिख दूंगा मैं? यहां पे लिखना चाहिए ना सर बी का अकाउंट नंबर। नहीं बेटा, बी तो बैंक जाएगा और क्या लेके आएगा? पेमेंट लेके आएगा। वहां जाके बैंक को बताएगा ये मेरा चेक है, वो कहेंगे कैश में चाहिए अकाउंट में चाहिए। मैंने कहा अकाउंट में, जो अकाउंट नंबर दो, उसमें डाल देंगे। ये तो किसका है? ए का। ये ए बैंक को बता रहा होता है मैं ए तुम्हारा इस अकाउंट नंबर का होल्डर, क्योंकि बेटा ए को कोई प्रधानमंत्री थोड़ा ना कि आपके नाम से पहचान जाएंगे वो आपको। आप गए, आपको किससे पहचानते हैं? इस अकाउंट नंबर से। आप अपना अकाउंट नंबर यहां भरते हैं, बैंक को बताते हैं ये मेरा अकाउंट नंबर, ये मेरा साइन, इस बी को क्या दे दो? 10,000 रुपए दे दो। अब ये बात अलग है कि बेटा क्योंकि आप जैसे नालायक भरे पड़े धरती पे जो ये कहते हैं कि ए का भरना है कि बी का भरना है, इसलिए बेटा ये बैंक चेक के ऊपर नंबर डाल के देता है। तो आपकी जब चेकबुक आती है, आपकी पूरी चेकबुक के ऊपर आपका अकाउंट नंबर क्या बना हुआ होता है? छपा हुआ होता है इस जगह के ऊपर। कई बार पूरा छपा होता है। पुराने जमाने बेटा आखिरी के 4 डिजिट खाली छोड़ देते थे कि वो अपने हाथ से भर लो, बाकी आगे क्या कर देते थे? फिल कर देते थे, क्योंकि वो आप सब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो 15-16 डिजिट का नंबर होता है। आगे वाला नंबर बेटा हर ब्रांच का सेम ही होता है। पीछे के 4 डिजिट क्या हो होते हैं? 5, वो वाले खाली छोड़ देते थे, बाकी स्टैंडर्डाइज बना देते थे। आजकल युग और वो हो गया है, आजकल पूरा का पूरा क्या आता है? छपा छपाया आता है। एक ऐसा भी जमाना होता था जब पूरा क्या आता था? खाली आता था, कि खुद ही क्या करना पड़ता था? पूरा अकाउंट नंबर भरना पड़ता था। उसमें गलतियां हो जाती थी, क्योंकि अक्सर लोगों को अपने अकाउंट नंबर क्या नहीं रहता, याद नहीं रहता कि इतना लंबा है, प्लस आजकल लोगों के पास 2-2, 3-3 अकाउंट होते हैं, तो अक्सर क्या नहीं रहते हैं, याद नहीं रहते हैं। तो ये अकाउंट नंबर किसका है? ये इस ए का अकाउंट नंबर। ठीक है जी। मैंने बेटा चेक दिया किसको? बी को। चेक बनाया किसके लिए है? आईसीआईसीआई बैंक के लिए बनाया है। अब आप इस भाषा को पढ़िए बेटा, ये भाषा प्रॉमिसरी नोट या चेक में से किससे मेल खाती है?
आपके पास चेक की भी भाषा है, आपके पास प्रॉमिसरी नोट की भाषा है, आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भाषा है। क्या चेक की भाषा किसी से मैच खाती है? सर ये प्रॉमिसरी नोट है, आई प्रॉमिस टू पे लिखा हुआ है इस पर। नहीं सर, ये कैसी भाषा है? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसी भाषा है। वहां भी आपने लिखा था पे टू मी और ऑर्डर, सी और ऑर्डर, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 नीचे साइन किए थे। ये भी तो कैसी भाषा है? पे टू बी और बियरर ए सम ऑफ। बेटा इसके अंदर से ना रिक्वेस्ट की भावना नहीं आ रही, प्रॉमिस की भावना नहीं आ रही है। कैसी भावना आ रही है? सर ये ऑर्डर दे रहा है। कौन किसको ऑर्डर दे रहा है? सर ए अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि मेरे अकाउंट में से मेरे 10,000 रुपए निकालकर मेरे अनुसार किसको दे दो? बी को दे दो। बैंक कहता है जी हजूर, लो 10,000 रुपए इनको दे देंगे। और यही ऑर्डर बेटा ऊपर कौन दे रहा था? बी ऑर्डर दे रहा था। किसको? ए को, कि ए साहब जो 10,000 रुपए तुमने मुझे देने हैं वो किसको दे दो? सी को दे दो। वो कहता है दे देंगे जी। तो बेसिकली अगर आप बात करें तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज, आपका जो प्रॉमिसरी अपना चेक जो है ये कुछ नहीं है, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली। बट यहां एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सर ये एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो एक कस्टमर ऑफ द बैंक अपने बैंक पर ड्रॉ करता है। चेक क्या है? अब एक ऑर्डर है जो कौन ड्रॉ करता है? एक कस्टमर ऑफ द बैंक किसको ऑर्डर देता है? अपने बैंक को देता है कि मेरे पैसे किसको दे दो? इस सी को दे दो, इस डी को दे दो, इसका नाम मैं लिखता हूं। तो सर यहां भी पार्टीज तो तीन ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है क्या? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, तीन पार्टी। वहां जो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता तो उसे क्या बोलते थे? ड्रॉयर। चेक बनाता है इसे भी क्या बोलते हैं? ड्रॉयर। बिल ऑफ एक्सचेंज ही तो है। जिसके फेवर में बनता था उसे क्या बोलते थे? जिसके फेवर में बनता था पेई। यहां भी पी बी क्या है? पेई। जिसके ऊपर बनाते थे, जिसको ऑर्डर देते थे उसे क्या बोलते थे? ड्रॉई। यहां ड्रॉई कौन है? आईसीआईसीआई बैंक। तो ये क्या है? ड्रॉई है। तो यहां भी बेटा क्या है? तीन पार्टीज हैं। एक ड्रॉयर जो चेक बना रहा है, एक ड्रॉई जिसके ऊपर चेक बनाया जा रहा है, वो कौन है? बैंक। और एक जिसके फेवर में चेक बनाया जा रहा है, वो क्या है? पेई है। हास्य समझे बेटा, वहां भी ड्रॉयर ड्रॉई पेई है, यहां भी ड्रॉयर ड्रॉई पेई है। एक चीज सर्टेन है चेक में बेटा, ड्रॉई हमेशा बैंक होगा, गारंटी। ये और ये बदल जाएंगे, ये पक्का सेम रहेगा। और इसलिए हम बोलते हैं कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में पहला डिफरेंस, चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसका ड्रॉई हमेशा क्या होता है? एक बैंक होता है। ये एक बैंक पे दिया हुआ क्या होता है? ऑर्डर होता है। इसका कस्टमर इसका क्या बनता है? ड्रॉयर बनता है। ऑर्डर तो हमेशा कौन ही लेता है? बैंक लेता है। तो हमने कहा जी एक चीज जो हमें समझ आई, फिर इस केस में अक्सर बेटा चेक के लिए वर्ड ही क्या इस्तेमाल किया जाता है? द ड्रॉई बैंक। ड्रॉई बैंक मतलब वो बैंक जिसके ऊपर क्या किया गया है? चेक ड्रॉ किया गया। यानी कि बेटा जब आप आईसीआईसीआई का चेक काटते हो तो लीगल भाषा में आईसीआईसीआई क्या है? द ड्रॉई बैंक। आपका खाता एक्सिस बैंक में, आपने एक्सिस बैंक का चेक काटा, एक्सिस बैंक क्या बन गया? द ड्रॉई बैंक। आप क्या बन गए? ड्रॉयर, जिसका नाम लिखा आपने यहां पर पेई। ठीक है जी। तो यहां भी पार्टीज तो सर क्या ही निकली? फिर तीन पार्टीज कौन कौन है? ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉयर कौन था हमारा? ए। किसके फेवर में दिया? अच्छा नहीं, ये तो बैंक था। पेई कौन था? बी था। ठीक है जी, यहां तक समझ आता है। आगे चलते हैं। सर अब इसकी पेमेंट कौन ले सकता है? बी ले सकता है। और क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है? बियरर इंस्ट्रूमेंट है। बी आगे सी को दे दे, सी आगे डी को दे दे, दे क्या दे? कोई उठा के भी ले जाए, बैंक उसकी क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। इसके लिए सर समझदारी क्या करनी चाहिए? फिर ये बियरर शब्द काट देना चाहिए। हम में से कितने लोग जानते हैं काटना चाहिए? 80% चेक जो बड़े मेरे पास आते हैं बियरर लिखा होता है। अब आप समझ रहे हो दिक्कत क्या हो रही है? सर आपने मेरा नाम डाल दिया, लड़ रहे होते हैं सर किसका नाम लिखना है?
और लिख के आगे बेरर खाली छोड़ जाते हैं। मैंने कहा देखना लायक को, लड़े जा रहे थे आधे घंटे से किसका नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है, कोई मतलब है इस नाम का, आगे क्या लिखा हुआ है, बेरर। अच्छा सर, जब वो ऐसे पागलों की तरह लिख जाते हैं ना, मैंने अपने स्टाफ को दिया, बोला हुआ है पेन उठाया करो, बेरर काट दिया करो। सर नहीं नहीं, बेरर तो ड्रॉयर काटेगा ना। कायदे से यस, क्योंकि बेटा ऑर्डर किसका है, ए का है। वो ऑर्डर देके गया था इसको या बेरर को दे दो, मैंने ऑर्डर ही बदल दिया, मैंने पीछे से क्या कर दिया, उसका बेरर शब्द काट दिया। सर बैंक मना कर देगा, आपने कैसे ऑर्डर बदल दिया। बेटा बैंक को सपना नहीं आएगा ना, ये लाइन किसने मारी है, ये मैंने मारी है या उसने मारी है। लेकिन लॉजिकली समझे, ये मारनी किसको चाहिए, ड्रॉयर को। लेकिन प्रैक्टिकली दुनिया में बात करें, सर पे भी मार देता है, वो कहता है नालायक है मेरा ड्रॉयर। क्या करो, क्योंकि इससे नुकसान बेटा किसको होने वाला, ना डालने से। चोरी तो कहां से होनी है, मेरी एकेडमी से होनी है ना। मुझे डर लग रहा है कि तुम तो चेक दे गए, रसीद ले गए, चेक यहां से उठ गया और कोई और पेमेंट ले गया, तुम तो रसीद दिखा दोगे मुझे, देखो जी मेरे पास तो रसीद है। नुकसान कौन भुगतेगा, मैं भुगतूंगा। इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर देता हूं, मैं बेरर शब्द काट देता हूं। इससे एक फायदा हो गया कि अब सर जिसका नाम यहां लिखा है, जब तक ये बैंक नहीं जाएगा तब तक क्या नहीं मिलेगी, पेमेंट नहीं मिलेगी। क्या ये चेक 100% सेफ है, बिल्कुल सेफ है सर। कौन जाएगा, आप जाओगे तो पेमेंट मिलेगी, नहीं मेरे नाम का कोई व्यक्ति जाएगा तो पेमेंट मिलेगी। सर एक ही तो बात हो गई, आप जाओ या आपके नाम का आप भी तो व्यक्ति हो। नहीं बेटा, भारत में नाम एक जैसे हैं। आप रामलाल नाम का चेक काट गए, हर चौथा बंदा रामलाल है। जब तक बेरर नहीं कटा था आपको पता था ये तो करेंसी है, कोई भी चुरा के ले जाएगा। जब बेरर कट गया मुझे इतनी तसल्ली हो गई, अब चोर दुनिया में बड़े लिमिटेड रह गए। मुझे उस रामलाल नाम के व्यक्ति से डर के रहना है। वो उठा के ले गया तो बैंक में जाकर जब वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेगा, बेटा बैंक को सपना आएगा विच रामलाल। मैंने कहा तुझे पता होना चाहिए। तो मेरी बात सुनो, भारत ना 130 करोड़ गिनती वाले लोग हैं, जो गिने हुए हैं, अनगिनत बिना गिनती वाले तो पता नहीं कितने हो चुके होंगे। तो इतने बड़े देश में पता नहीं कितने रामलाल होंगे, मुझे कैसे पता चलेगा। आई आइडेंटिफाइड दैट पर्सन हैड द आधार ऑफ रामलाल। नाउ इट इज नॉट दैट पर्सन विच यू सेड, ये कोई और पर्सन है, मैं कहां से जिम्मेवारी उठाऊं। लॉ कहता है बैंक की थोड़ा जिम्मेवारी है। बैंक पेड अ चेक ड्रॉन ऑन बी टू बी, दिस बी माइट बी सम अदर बी। बेटा प्रॉब्लम तो आप समझ रहे हैं, चेक थोड़ा सा सेफ हो गया है, लेकिन अभी क्या नहीं हुआ है, 100% सेफ नहीं हुआ। इसको 100% सेफ कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। इससे ये समझ आया कि फिर ये तो या तो इस बी को मिलेगी या इसी बी के जैसा कोई और नाम का व्यक्ति, इसके नाम वाला व्यक्ति होगा तो बैंक उसे क्या कर देगा, पेमेंट दे देगा। और अगर ये बी ने आगे देनी है फिर इसके पीछे क्या करेगा, इंडोर्समेंट करेगा। साइन किसका लगेगा, बी का साइन लगेगा, तब ये सी को मिलेगी। सी आगे डी को कर सकता है, डी आगे ई को कर सकता है। यहां तक हमने बात देखी। अगली बात देखते हैं। सर जब आपने हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ने आपने दिखाया कि कुछ सिनेरियो में ना ड्रॉयर और पेई एक ही व्यक्ति भी हो जाते हैं, और चेक भी क्या ही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। क्या यहां भी ड्रॉयर और पेई एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? क्या यहां भी ड्रॉयर और पेई एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? बेटा मैं दिमाग खा जाऊंगा अच्छे से, अब आपको समझ आएगा लॉ एक्चुअली होता क्या। अभी तक तो ए बी कुत्ता बिल्ली एग्जांपल चल रहे थे, तो वो वाले एग्जांपल बेकार के एग्जांपल होते हैं। यहाँ असली रंग दिखाना शुरू करता है कानून अपना, दिमाग फट जाएगा आपका इसके अंदर। पहली बात तो आपको आधे 2 दिन तो इंडोर्सी शब्द याद नहीं हो रहे होंगे, चल क्या रहा है। और सारा कानून बेटा ए बी में नहीं चल रहा, सारा कानून मेकर, ड्रॉयर, ड्रॉई, इंडोर्सर, इंडोर्सी इसी दुनिया में घूम रहा है। आप लैंग्वेज पढ़ते हो और 2 मिनट तो नक्शा बनाते हो दिमाग में, कौन इंडोर्सर कौन इंडोर्सी। जब वो मैप बनता है तो बात समझ आनी शुरू होती है कि चल क्या रहा है, क्योंकि वो पार्टी का नाम थोड़ा ना लिखेगा, सारा लॉ किस भाषा में लिखा हुआ है, इंडोर्सर, इंडोर्सी, ड्रॉज, एक्सेप्ट, मेक्स, यही शब्द लिखे पड़े हैं उसके अंदर। तो पहले तो शब्द दिमाग में घुसाने जरूरी है ना।
अगला सवाल हमारा कि सर क्या ये मेक ड्रॉयर और क्या ये पे, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पे टू मी और माई ऑर्डर होता था, क्या यहां पर पे टू मी और माई ऑर्डर हो सकता है? क्या मैं यहां बी की जगह क्या लिख दूं? पे टू मी। सर मैं खुद पे क्यों चेक ड्रॉ करूंगा? मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूं, देख साहिल तुझे आज चेक मिला, ये क्या मतलब है? मैं क्यों करूंगा ये चेक ड्रॉ? तो सर इसका मतलब ये कभी ड्रॉन और वंस ऑर्डर नहीं होता होगा, ये हमेशा क्या होती होगी? एक थर्ड पार्टी होती है। नहीं बेटा, होता है चेक। जहां आप पे टू मी लिखते हैं और ये पे टू मी की जगह कई बार वर्ड लिखते हैं पे टू सेल्फ, इसको सेल्फ का चेक बोलते हैं मार्केट में। प्रॉब्लम यह बेटा, आप लोग ना बैंक बहुत कम जाते हैं, आप में से आधे लोग आज तक बैंक गए ही नहीं हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये ऑनलाइन बैंकिंग के चक्कर में और आप लोगों को जिस तरह से पाला पोसा जा रहा है, आप लोगों को बैंक नहीं भेजा जाता, और आप सीए के स्टूडेंट हैं, आप बेइज्जती कराएंगे इंटर के बाद। जैसे ही आपकी आर्टिकलशिप लगेगी, पहला काम होगा बेटा बैंक जाना, और प्रॉब्लम ये आएगी वहां जाके आपको रियलाइज होगा आपको काम कराना नहीं आता बैंक में, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन से काउंटर पे जाऊं, पैसा जमा कहां पर होता है, पैसा निकलता कहां पर है, चेक कहां जमा होता है, और मजे की बात आपको समझ आ जाएगा डिपॉजिट काउंटर, वहां जाओगे आप कहोगे पैसा जमा करा दो, वो कहेगा पर्चा पड़ा भर के लाओ, और आप वहां जाके बेटा जब वो स्लिप उठाएंगे ना, आपकी सारी एजुकेशन एक तरफ, वो स्लिप वो तरफ, आपसे नहीं भरी जानी वो। और मजे की बात, आपसे बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां आएगा और वो भर के चला जाएगा। और ये हंसने की बात नहीं बेटा, ये बेइज्जती की बात है, बड़ी गंदे वाली, और ये हर सीए का बच्चा जिंदगी में फेस करता है। अभी वो युग शुरू होने वाला है बस, जहां आप आर्टिकलशिप में जाएंगे और रोज बेइज्जती कराएंगे, रोज यू विल बी मेड टू रियलाइज कि आपको नहीं आता। क्योंकि प्रॉब्लम ये है बेटा, हम लोग दुनिया, कितने लोग आज तक एक्चुअल में बैंक गए हैं और काम करा के आए हैं? एटीएम पे जाना बैंक में जाना नहीं होता, ठीक है जी, तो मैं बैंक में गया, ठीक है जी। फिर बताएं सर सेल्फ का चेक क्या काम करता है? चेक नहीं भरा सर, डिपॉजिट करके आए हैं। अच्छा दूसरी बात, आईसीआईसीआई बैंक में जाना, एक्सिस बैंक में जाना, बैंक में जाना नहीं होता, बैंक में जाना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में जाना, वो तुम्हें बैंकिंग सिखाते हैं। आईसीआईसीआई वाले और एक्सिस वाले तो यस मैडम थैंक यू सर में दिन काट देते हैं, उनके सर और मैडम से काम कराना बड़ा आसान है, वो आपको मैडम बोल रहे होते हैं, आप उसको मैडम बोल रहे होते हैं, दोनों मैडम मैडम सर सर में काम चला लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाओ और वहां मैडम मुंह से निकलवा के देखो अपने लिए, सर अपने लिए निकलवा के देखो, तुम भी मैडम और सर बोल रहे होगे, वो नहीं बोलते सामने से, और फिर वो काम भी नहीं करते हैं, और वहां ये मान के चलते हैं कि तुम्हें क्या आना चाहिए, काम कराना आना चाहिए। अब वो नहीं सिखाएंगे फॉर्म कैसे भरना है। एक्सिस बैंक में इसलिए हो जाता है बेटा, आपको नहीं आता ना, वहां आप किसी से पूछोगे ना मैडम ये भर दो, वो कितने अच्छे होते हैं, खुद हाथ में लेके भर देते हैं, और आप कहते हैं हमें आता है, आपको अभी भी नहीं आता है। आता तो वो है कि वो बैंक अच्छे हैं कि वो क्या करते हैं, वो ये मानते हैं कि कस्टमर को नहीं आता, हमारा काम है हम कर देंगे। सरकारी में लाइन इतनी लंबी होती है कि आपका जब नंबर आता है और आपका वो कागज नहीं भरा हुआ होता, पता कहते हैं फटाफट हटो अगले को आने दो, तो फिर आपका नंबर लगता है 40 मिनट बाद बाहर पीछे जाके, ये हरकत है वहां पे। और वहां दिक्कत क्या है सर, वहां बैंक में जाओ ना, दो काम ही होते हैं मेरे लिए, एक पैसा डिपॉजिट कराना, एक पैसा निकालना बैंक के अंदर, वैसे विड्रॉल एंड डिपॉजिट। पैसा निकालने के लिए बेटा बैंक में एक स्लिप होती है जिसे बोलते हैं विड्रॉल स्लिप, ये अक्सर बैंक के काउंटर्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। प्राइवेट बैंक वाले बेटा ये अकाउंट जब खुलवाते हो तो अकाउंट घर पे भी साथ में भेज देते हैं, कि अक्सर लोग विड्रॉल स्लिप चुरा के ले आते थे बैंकों से, कि घर जाके घर पे भरेंगे आराम से, तो घर से भर के लेके जाते हैं, वहां लाइन में खड़े होकर क्यों भरें, तो अक्सर लोग पूरी की पूरी क्या कराते थे, जेब में डाल के ले, सरकारी और रूलर उठा के ले आते थे घर में, जब उनको पता ही था चुराई जाते हैं, तो अब वो जब खाता खुलवाते हैं तो घर में जो किट आती है जिसमें चेकबुक होती है, पेटीएम होता है, उसके साथ ज्यादातर क्या आती है, एक विड्रॉल स्लिप की स्लिप भी पूरी भेज देते हैं कि क्या चुराते रहते हो, ये लो रखो, घर से क्या करके लाया करो, भर के लाया करो। तो एक विड्रॉल स्लिप होती है, विड्रॉल स्लिप का पर्पस क्या है सर, अपने खाते से कैश निकालना। ये बात अलग है कि आज एटीएम ने ये पर्पस काफी हद तक खत्म कर दिया, बट एटीएम से पहले भी बेटा दुनिया है। तो विड्रॉल स्लिप एक प्रोसीजर होता था जहां एक स्लिप होती थी, उसके ऊपर आप जाते थे बेटा, अपना नाम भरते थे, अपना अकाउंट नंबर भरते थे, कितना पैसा आपने निकालना है वो लिखते थे, और नीचे अपना साइन डालते थे, साइन करके आप काउंटर पे जाते थे, वो चेक करते थे कि हाँ अकाउंट होल्डर हैं, आपने अपना साइन किया, वह सामने ही खड़े हो,
शक्ल भी कई बार मैच कर ही लेते थे, जब खोलते थे तो साइन करके बेटा आपने दिए, आपको पैसे पकड़ा देते थे। आसान तरीका, मेरा अकाउंट है मुझे पैसे क्यों नहीं देंगे। होता क्या था, मान लीजिए बेटा किसी के पास विड्रॉल स्लिप नहीं है, घर पे नहीं थी विड्रॉल स्लिप, अब बैंक जाके विड्रॉल स्लिप लेनी जरूरी है? नहीं, एक तरीका और है बेटा, ये चेक उठाएं और इस चेक के ऊपर लिखें पे टू मी अ सम ऑफ ₹10,000, साइन करके बैंक के आगे खड़े हो जाएं। बैंक कहेगा आप ही को देना है, उनका पढ़ा नहीं जाता, लिखा तो है पे टू मी। उन्होंने कहा लेकिन नहीं, इसके थ्रू तो मैं किसी सी को देता हूं ना, तुम तो विड्रॉल स्लिप भरो। मैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, जब मेरे यहां सी लिखने पर, मेरे यहां बी लिखने पर तुम बी को मेरे पैसे दे देते हो, मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं और क्या कह रहा हूं, मुझे दो, मुझे नहीं दोगे। मैंने कहा बात तो ठीक ही है बेटा, ऑर्डर ही है ना, पहला ऑर्डर तो हमेशा ये होगा मुझे दो, ये उससे अगला ऑर्डर है जब तुम कह रहे हो मेरी जगह किसको दो, बी को दो, सी को दो। तो ये जो पे आपकी सेल्फ का चेक है, ये बेटा ऑर्डर है जो किसका काम पूरा कर देता है, विड्रॉल स्लिप का। जब आपको अपने खाते में से पैसे निकालने हैं, चेक बुक में क्या लिखिए, पे टू मी, पे टू सेल्फ, और कहां पहुंच जाइए, बैंक के काउंटर पर। बैंक डेफिनेटली क्या करेगा, चेक अपने पास रखेगा, कहेगा आप खुद आए हैं, लो सर पैसे पकड़ो। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो सर ये ड्रॉन ऑन वंस ऑन सेल्फ हो सकता है, हो सकता है। ऐसे चेक को क्या बोला जाता है, सर ये सेल्फ का चेक होता है, और सेल्फ का चेक जनरली किस काम आता है, सर अकाउंट से पैसे निकलवाने का काम आता है। ये कम यूज इसलिए होता चला जा रहा है क्योंकि सर प्रैक्टिकली हालात क्या है, एटीएम के युग में कौन सेल्फ के चेक काटता होगा, लेकिन यूज पड़ता है। मान लीजिए बेटा मुझे अपने अकाउंट में से 5 लाख कैश निकालना है, एटीएम से नहीं निकलेगा। एटीएम 10,000 पे निकालता है एक टाइम पर, वो भी अगर आपका अकाउंट अच्छा हो। कुछ एटीएम 2,000 में निकालते हैं एक टाइम पर, और एक दिन में 3 ट्रांजेक्शन ऊपर नहीं कर सकते आप, पूरे महीने में 5 ट्रांजेक्शन ऊपर नहीं कर सकते। सर 2 लाख 5 लाख निकालने में तो आपको पूरा साल लग जाएगा। चाहिए मुझे परसों बेटा, मैंने अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराई है, पेंट वाला कह रहा है जी पेंट का सामान लेके आओ। मैंने कहा क्या यूपीआई, मैंने कहा मजदूरों को यूपीआई दूं, इनको तो क्या देना पड़ेगा भाई, रोटी खाते हैं घर में कैश लेके जाते हैं। तो सर जनरली कंस्ट्रक्शन के कामों में क्या दिए जाते हैं, कैश। तो मैंने कहा खाते में से निकाल लेते हैं 2 लाख रुपए। अब बेटा जब मुसीबत आएगी ना, तब एटीएम साथ छोड़ जाएगा। अब आपको चाहिए दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका यही है, या तो विड्रॉल स्लिप भरी जाएगी या सेल्फ का चेक होगा। प्राइवेट बैंकों ने बेटा विड्रॉल स्लिप खत्म कर दी है। आखिर में आप कोटक महिंद्रा बैंक में जाएंगे, विड्रॉल स्लिप नहीं है। यस बैंक में जाएंगे, विड्रॉल स्लिप नहीं है। मुझे भी थोड़े दिन पहले रियलाइज हुआ, मैं यस बैंक में गया, मैंने कहा सर विड्रॉल स्लिप, उसने कहा सर विड्रॉल स्लिप तो नहीं होती हमारे यहाँ। मैंने कहा फिर, उन्होंने कहा सर सेल्फ का चेक ही चलेगा बस। क्योंकि प्रैक्टिकली समझे बेटा, विड्रॉल स्लिप वही काम तो करती है जो कौन कर देता है, सेल्फ। वो कहते हैं डबल पैसे क्यों वेस्ट करें, चेक बुक दी तो हुई है तुम्हें, उसमें से क्या भर दो, सेल्फ भरो और दे दो, बात खत्म। बिल्कुल सही बात है बेटा, सरकारी बैंकों ने डबल खर्चा कर रखा है। वो विड्रॉल स्लिप भी रख के बैठे हुए हैं, और क्या दे के बैठे हुए हैं, चेक बुक भी। विड्रॉल स्लिप हैज नो पर्पस व्हेन यू हैव बीन गिवन अ चेक बुक, राइट मी ऑन इट, साइन इट एंड ले आओ, बात खत्म हो गई। हम क्या कर देंगे, हम पेमेंट कर देंगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं, एक जैसे लोग हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात से फिर अगला सवाल ये आया कि आप बार बार सर जो चेक आता था उसके ऊपर बियरर काटते रहते थे। रोज का काम बेटा बियरर काट रहे हैं। बैंक को भी पता है बेटा बड़ी समस्या है कि लोग बियरर लिख काटना भूल जाते हैं। बैंकों ने बेटा बड़ा अच्छा काम किया, उसने कहा ऐसा करते हैं, इस बियरर शब्द को बदल के क्या कर देते हैं, ऑर्डर हम लिख के देंगे। जिसको नहीं भी भरना आता ना बेटा, वो बी लिखता होगा, आगे अपने आप क्या हो जाता होगा, और ऑर्डर। जिसको ज्यादा खतरों का खिलाड़ी बनना है, काट दे। अब ये क्या बन गया है, बियरर बन गया है। दिस इज मोर प्रैक्टिकल। बाय मेक इट बाय डिफॉल्ट बियरर एंड कन्वर्ट इट इनटू एन ऑर्डर। चेक तो बैंक बना के देता है ना पीछे से, बैंक ने बेटा चेक बुक में भाषा क्या कर दी। अब जाके लेटेस्ट चेक बुक उठाइए, उस पर क्या लिखा मिलेगा, पे टू डैश और ऑर्डर। यानी कि बाय डिफॉल्ट जब आप नाम भरते होगे, वो चेक बाय डिफॉल्ट पहले दिन से क्या होता है, ऑर्डर चेक होता है। वो बियरर को पे नहीं होगा। आपको ये हरकत करनी है तो ऑर्डर को क्या कर दो, काट दो। इतनी हरकत बेटा कोई करता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली ना ये काटने वाला, ना ये अगर इसको समझा दिया जाए वो क्या ही करता होगा, क्या ही चाहता होगा कि चेक कैसा होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। जिसको मैं दे रहा हूं उसको पेमेंट हो, या उसके ऑर्डर पर क्या हो, किसी को पेमेंट हो। ऐसे थोड़ा ना कोई भी मुंह उठा के ले जाए, उसकी क्या हो जाए, पेमेंट हो जाए। तो हर कोई चाहता यही था कि अंदर से पेमेंट किसको ना हो, बियरर को ना। लैक ऑफ नॉलेज क्या नहीं करने देती थी,
वो समझ नहीं आता था बियर को काटना होता है, इसलिए वो हमेशा क्या बना रहता था बियर। हमने बैंक को कहा मैं तुम्हारा दिमाग खराब है, आगे बियर लिख देते भारत जैसे देश में जहां लोगों को पता ही नहीं करना क्या होता है, क्या लिखो आगे, ऑर्डर लिखो। नहीं भी पता होगा लोगों को तो चेक बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, ऑर्डर चेक बनेगा। तो आज के में जब आप चेक चेक करो बेटा चेक कैसा होगा, और ऑर्डर लिखा हुआ। चौथी बात, सर जब ये ए बैंक के पास पेमेंट लेने गया ना, सॉरी बी बैंक के पास पेमेंट लेने गया ना, बैंक ने कहा जी हम पेमेंट नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, एक एक खाते में पैसे नहीं है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक एक खाते में पैसे तो पूरे हैं, लेकिन ना ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना। मैंने कहा यस। मैंने कहा ये ड्रॉयर है ना? उसने कहा यस। मैंने कहा मैं पेई? उसने कहा हाँ। उसने कहा हम क्या है, ड्रॉई? मैंने कहा हाँ। उसने कहा हमारी एक्सेप्टेंस कहां है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो क्या चाहिए होती है, ड्रॉई की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है ना। तुमने घर बैठे बैठे बना दिया, तुम्हें दे दिया, तुम उठा के मेरे पास आ गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है वो व्यक्ति क्या देता है, एक्सेप्टेंस देता है। हमसे किसी ने पूछा कि ए ने चेक ड्रॉ करने से पहले मेरे पास आके क्या कराना चाहिए था, एक्सेप्टेंस करानी चाहिए थी कि मैं एक्सेप्टेंस कर दो जी, पेमेंट किसको करनी है, बी को करनी है। वेयर इज एक्सेप्टेंस इन दिस? वेरी गुड क्वेश्चन ऑन द बैंक। जब आप उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बुला ही रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होती है, ड्रॉई की एक्सेप्टेंस होती है। यहां कहां है एक्सेप्टेंस? और यहां बेटा चेक का निकला दूसरा डिफरेंस। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो है, लेकिन ये ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जहां नंबर एक ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, नंबर दो जिसे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती। जब चेकबुक बन के आती है एक तरीका है, मान लो बैंक की एक्सेप्टेंस है, नंबर दो दूसरा तरीका एक्सेप्टेंस चाहिए ही नहीं होती है, जैसे मर्जी कर लें। तो हमने कहा जी एक तरीका तो हमेशा क्या होता है, ड्रॉई बैंक ही होता है, नंबर दो चेक में क्या नहीं चाहिए होती, किसी तरह की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती। आप अपने घर बैठे बैठे चेक ड्रॉ करते हैं, बैंक को पता भी नहीं होता मेरे पर चेक ड्रॉ हो गया, जिसको देते हैं वो कहां पहुंच जाता है, बैंक के पास। बैंक उसे क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है। ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं हो सकता। आप साइन करके सी को दे दें और क्या ना करवाएं, ए की एक्सेप्टेंस ही ना करवाएं, ए नहीं करेगा बेटा पे, लेकिन बैंक क्या करेगा, पे करेगा। तो यहां एक अंतर हमने देखा कि नो डाउट बैंक किस पोजीशन में होता है, ड्रॉई की पोजीशन में होता है, लेकिन ये ऐसा ड्रॉई है जो क्या नहीं मांगता है, एक्सेप्टेंस नहीं मांगता है। अच्छा फिर एक बात समझें बेटा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेरा ड्रॉयर कौन था, बी, पेमेंट किसको करनी थी, ए को, ठीक है। यानी कि सर मेरे ड्रॉयर में और मेरे ड्रॉई में डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप था, ठीक है जी। अब जब मैं चेक की बात करता हूं, मेरे चेक का ड्रॉयर कौन है, ए, ड्रॉई कौन है, बैंक। क्या इनमें भी वही रिश्ता है जो बी और ए में था? बी ने ए पे चेक ड्रॉ किया था, क्यों सर, बी ने ए पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, क्यों? क्योंकि सर बी ने ए से पैसे लेने थे, बी ने ए से पैसे लेने थे, इसलिए वो उस व्यक्ति को कह रहा था मुझे देने की बजाय सी को दे दे। आप बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज उस व्यक्ति पे ड्रॉ करते हैं जिसपे आपका ऑर्डर चलता है, और आपका ऑर्डर किस पे चलता है, जिससे कुछ लेना होता है। तो वो व्यक्ति जिसने पैसे देने लेने होते हैं, वो व्यक्ति उस व्यक्ति पे ऑर्डर पे देता है जिसको पैसे क्या करने होते हैं, देने होते हैं। क्या चेक में भी ऐसा हो रहा है? चेक में ऑर्डर कौन दे रहा है, ए दे रहा है। किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है। यहां पर ऑर्डर कौन दे रहा है, बी दे रहा है। किसको दे रहा है, ए को। बी के लिए ए क्या है, डेटर है, डेटर है। ए के लिए बी बैंक क्या है, ए के लिए बैंक क्या है, बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, बेटा बैंक और कस्टमर में भी तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप ही होता है। और कौन सा रिश्ता होता है आपका बैंक के साथ, किस हैसियत से उसको आप बैंक को वहां दिखा रहे होते हो? Why does it appear on asset side? वो कैसे असेट है? सर बैंक मेरा डेटर है, मैंने बैंक के पास क्या रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए हैं, बैंक ने मुझे क्या करने हैं, पैसे वापस देने। यहां भी तो क्या ही कहानी थी, ए ने किसको पैसे देने थे, बी को देने थे। तो सर कहानी मैच खा रही है। वो व्यक्ति जिसको पैसे लेने होते हैं वो उस व्यक्ति पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है जिसने पैसे देने होते हैं। इन अदर वर्ड्स, द पर्सन हु हैज द राइट टू रिसीव मनी इज द ड्रॉयर ऑफ द चेक, इज द ड्रॉयर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। A person who has to pay money is always the drawee। वो भले ही चेक का ड्रॉई हो जो बैंक होता है,
या नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉई हो, जो हमारे केस में क्या है, ए है। अगर आप बैंक से जाके पूछेंगे ना आपका कस्टमर के साथ आपका क्या रिलेशन है, बैंक कहता है कस्टमर हमारा क्रेडिटर होता है जी, तभी पासबुक में क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। और बैंक आपके लिए क्या होता है, डेटर होता है। बेटा रिश्ता बिल्कुल मैच खाता है, जो बी और ए में रिश्ता है वही ए और किस में रिश्ता है, बैंक में रिश्ता है। ए ने बी को देने हैं और बैंक ने किसको देने हैं, ए को देने हैं। इसलिए जिस हक से, जिस चोट से बी मांगता था ना ए से, मेरे पैसे दे दियो, ए वही हिम्मत किसको दिखाता है, बैंक को। तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं ना, मेरे पैसे किसे दे देना, बी को देना। इसलिए बेटा हम बोलते हैं ये भी तो बेसिकली क्या है, एक डेटर का अपने क्रेडिटर पे दिया हुआ क्या है, ऑर्डर है। हमेशा ही बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक डेटर का अपने किसको दिया हुआ होता है, क्रेडिटर को दिया हुआ, या उल्टी मान लीजिए एक क्रेडिटर का किसको दिया हुआ ऑर्डर होता है, डेटर को दिया हुआ ऑर्डर, यानी कि जिससे पैसे लेने हैं उसे आप क्या कहते हैं कि मेरी जगह पैसे किसे दे देना, इसको दे देना। यही पूरी की पूरी कहानी किस पे चलती है, फिर आपके चेक के ऊपर। तो चेक के अगर हम बात करें, सर चेक के अंदर हमने क्या क्या देखा, सर चेक भी क्या ही है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। बस खासियत क्या है इसमें, सर इसमें ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, और इसमें क्या नहीं चाहिए होती, एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं चाहिए होती। पार्टी से काम बेटा पूरा हो गया हमारा। हमने कहा जी पार्टी सर कितने कितने तरह की होती हैं, सर प्रॉमिसरी नोट में पार्टी दो होती हैं, एक मेकर एक पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी, एक ड्रॉयर एक ड्रॉई और एक पेई, ये दोनों एक भी हो सकते हैं। ऐसी सर चेक के केस में चले जाओ, एक ड्रॉयर कस्टमर ऑफ द बैंक, एक ड्रॉई हमेशा बैंक, और एक वो व्यक्ति जिसका नाम आप खुद डालते हैं, वो खुद भी हो सकते हो आप, सेल्फ का चेक, या कोई क्या होगा, पेई होगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आती है। अगली बात, पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे, पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे। नाउ व्हाट इज द पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे। हमने कहा जी पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे मतलब किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे वो पार्टी जिसकी अल्टीमेटली पे करने की लायबिलिटी होती है। हमें समझ आ रहा है, पार्टी प्राइमरली लायबल टू। बेटा इंस्ट्रूमेंट पे कई सारी पार्टियां हो सकती हैं। हमने ए ने बी को दिया, बी ने आगे सी को दे दिया, सी ने आगे डी को दे दिया, डी ने आगे ई को दे दिया, ई पेमेंट मांगने आ रहा है। जितना मर्जी बेटा एक प्रॉमिसरी नोट घूम ले, आपको एक चीज समझ आएगी, अंत में लौट के कहां आएगा, मेकर के पास। अंत में पेमेंट किसने करनी है, मेकर ने। मेकर पेमेंट करने के बाद किसी से मांगता है नहीं, उसकी जिम्मेवारी थी, उसने क्या करी है, पे करा है। तो हमने कहा जी अगर मैं पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे की बात करूं प्रॉमिसरी नोट में, ये कौन होता है, हु इज द पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे इन प्रॉमिसरी नोट। मैंने कहा जी मेकर, वो व्यक्ति जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, उसकी जिम्मेवारी होती है उसको क्या करना है, पे करना है। सोच के बताइएगा बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में किसकी होती है, ड्रॉअर की। सर ड्रॉअर बनाता है, उसने पैसे देने होते हैं। नहीं बेटा, किसने देना होता है, ड्रॉई, या उसको क्या बुलाते हैं, एक्सेप्टर। मजे की बात बेटा, दोनों एग्जांपल में था कौन, नाम क्या था इसका, सर ए। यहां भी कौन था, ए। एक बात समझे बेटा, एग्जांपल में पैसे देने किसने थे, ए ने। आप जो मर्जी तरीका पकड़ लीजिए, ये बात थोड़ी ना बदल जाएगी कि पैसा किसने देना है, ए ने देना है। तो हमने प्रॉमिसरी नोट देखा, वहां भी मेकर अल्टीमेटली पीछे से कौन निकल के आया, ए, कि भाई तूने पैसे देने थे। ये बात थोड़ी ना बदल जाएगी कि ए ने क्या देने हैं, पैसे देने हैं। जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की दुनिया में निकले, बनाया बी ने, एक्सेप्ट कराया ए को, ए से दिलवाया सी को, दिया तो अंत में किसने, ए ने। तो ए ही क्या रहा, पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे। तो तीसरा केस, चेक। बेटा ए ने चेक बनाया, बैंक को दिया, बैंक को कहा सी को पेमेंट कर दो। हु इज द पार्टी प्राइमरली लायबल टू, बैंक। सर मैं सी हूं, मैं जाऊंगा सर बैंक मुझे पैसे नहीं देगा, मैं बैंक का गला पकड़ूंगा, तेरा तूने मुझे पैसे कैसे नहीं दिए। उसने कहा जनाब इसने नहीं दिए क्योंकि ना जिसने खाता में आपको काट के दिया ना, उसके खाते में 2 रुपए भी नहीं है। तो मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम क्या हो, तुम ड्रॉई हो। एक चेक का ड्रॉई क्या होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉई क्या होता है, प्राइमरली लायबल टू पे, तुम दोगे पैसे।
बैंक कहेगा हाँ हम डर गए, तुम ले जाओ 10,000 रुपये हमसे, हम अपने आप लेते रहेंगे, ऐसे ऐसा होता है? नहीं सर, एक चेक के केस में पार्टी प्राइमरी लायबल टू पे कौन होगी? जैसे बेटा बैंक चेक रिजेक्ट करेगा तुम बैंक से नहीं लड़ोगे, तुम कहोगे ला दे चेक वापस, और जाके किससे लड़ोगे? उस व्यक्ति से जिसने आपको चेक दिया है, और वो कौन था? ए बेटा ये बात नहीं बदलने वाली कि पैसे तो किसने देने हैं। ए, आप इस नेगोशिएबल की दुनिया में घुसकर ये जो ट्रुथ है ये थोड़ी ना बदल दोगे कि बी ने क्या करने हैं, ए के पैसे देने हैं। इससे एक बात और फिर समझ आती है, सर चेक होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह यहां पर पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे ड्रॉई नहीं होता है, यहां पर पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे कौन होता है? ड्रॉयर होता है। सर 3 डिफरेंस निकाल दिए हमने। नंबर 1, हमेशा ड्रॉई पर ही ड्रॉ होता है, मतलब बैंक पर ही ड्रॉ होता है। नंबर 2, कोई एक्सेप्टेंस नहीं लगती। नंबर 3, कहने को ड्रॉई बैंक होता है, लायबिलिटी नहीं उठाता। अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी होती है? ड्रॉयर की। बैंक मना करेगा तो वो सी, वो डी, वो पे ही किसके घर आएगा? आपके घर आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लायबिलिटी तो किसकी थी? उस एक ही थी। मैंने तीनों एग्जांपल से फिट करके आपको चीज दिखाई कि जिसको जिस मर्जी पोजीशन में रख लो, कभी ये मेकर कहलाता है, कभी ये ड्रॉई कहलाता है, कभी ये ड्रॉयर कहलाता है, लेकिन तीनों ही केसेस में बेटा ये ए पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे रहता है। तो इसलिए मैंने उस एक एग्जांपल के साथ जोड़ा ताकि एक एग्जांपल से बात क्लियर रहे। सर वो बी ने ए को पैसे देने थे, पहले केस में वो आगे बढ़ा, उसने प्रॉमिसरी नोट बनाया, दूसरे केस में उसने प्रॉमिस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, तीसरे केस में उसने एक चेक बना के किसको दिया? बी को बना के दिया। तीनों ही केसेस में पार्टी प्राइमरी लायबल टू कौन पे कौन है? ए, वो पार्टी प्राइमरी लायबल टू पे है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आती है? सर मोटा मोटा अगर देखें अभी तक हमने किया क्या है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं किया अभी तक हमने। सर हमने इतना समझा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के होते हैं, एक पेएबल टू बियरर होते हैं, एक पेएबल टू ऑर्डर होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं, एक प्रॉमिसरी नोट होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, एक चेक होता है। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी होती हैं, एक मेकर होता है, एक पेई होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉयर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है। चेक में भी क्या होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है। दैट्स इट, और हमने कुछ नहीं पढ़ा। अगर प्रैक्टिकली देखें तो इतना सा कंसेप्ट पढ़ा है, और ये पेपर में पूछा जाने वाला कंसेप्ट नहीं है। अभी तो हम इस बात पर लगे हैं कि समझे तो सही होते क्या है ये सब कुछ। एक बात और समझते हैं फिर आगे। सर अभी तक हमने 2 क्राइटेरिया पे प्रॉमिस अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बांटा। एक हमने कहा तुम्हारा नाम, एक प्रॉमिसरी नोट होता है, एक चेक होता है, एक क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, वो किसको पे होने हैं, बेरर, ऑर्डर, उस बेसिस पे बांट दिया। तीसरा, कब पे होने हैं, तीसरा बोलते हैं ऑन बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट। अगर आप टाइम ऑफ पेमेंट के हिसाब से देखें तो अगेन बेटा जो प्रॉमिसरी आपके जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं ये 2 तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट। अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के होंगे। नंबर 1, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड, एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड। और दूसरा, अ टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट, इसको दूसरा क्या बोलते हैं? अ टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट, या इसको दूसरे क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। वैसे ये नाम ज्यादा सही है, टाइम में अभी मैं साबित करूंगा बेटा ये नाम सही नहीं है, लेकिन आपकी बुक इस्तेमाल करती है इसलिए करना पड़ेगा मुझे। इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड, एक्ट में ये टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट नाम नहीं है इस्तेमाल, नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। नाउ व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड एंड एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड? हमने जानी इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड नाम से समझ आ रहा है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी पेमेंट जब मांगी जाएगी तब दी जाएगी। इन अदर वर्ड्स, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर वो व्यक्ति जिसकी पे करने की लायबिलिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टी प्राइमरी लायबल टू पे। वो व्यक्ति जिसकी पे करने की लायबिलिटी है, उसको जब ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा वो तब इसे क्या करेगा?
पे करेगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया जाता है? एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। इन अदर वर्ड्स, एन इंस्ट्रूमेंट ऑन विच नो टाइम ऑफ पेमेंट इज मेंशन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। इसका मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट का साइन करके दे दिया और इंस्ट्रूमेंट में ये नहीं लिखा था कब पे करना है। इसका मतलब यह है जब मांगोगे तब पे करेंगे। अब सर ये ऊपर वाले इंस्ट्रूमेंट को जरा पेबल ऑन हमारे कौन से थे? ये डिमांड थे या अदरवाइज देन ऑन डिमांड थे? आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000 1 month आफ्टर डेट। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है सर? ये टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इसका मतलब सर मान लीजिए 1 मार्च को ये बनाया गया था और 2 मार्च को आपका बी प्रकट होकर खड़ा हो गया किसके आगे? ए के आगे कि लाल आप पेमेंट कर। एक कहते को समझ नहीं आता, लिखा तो हुआ है 1 month आफ्टर डेट, ये रही डेट 1 महीने बाद आई हो, और बेटा मैंने ये 1 month आफ्टर डेट काट दिया। नाउ दिस एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। इसका मतलब आप सिर्फ इतना लिख रहे हैं, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज 10,000। कब? कुछ नहीं लिखा। लॉ कहता है जब कुछ नहीं लिखा इट इज ऑन डिमांड, यानी कि जिस दिन अभी ए आके खड़ा हो जाए, बीबी आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, ये सब आपको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। या और ज्यादा एक्सप्लिसिट होना है तो आगे लिख दें व्हेन एवर डिमांडेड। इससे ज्यादा क्लियर तो बेटा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो एक तरीका, कुछ मत लिखें ऑन डिमांड है, व्हेन एवर डिमांडेड लिखें ऑन डिमांड है। तो सर ऐसी मुझे अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑन डिमांड बनाना हो, पे टू मी और माई ऑर्डर या पे टू सी और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000, काट दीजिए 1 month आफ्टर डिमांड। ये क्या बन गया है? ऑन डिमांड। या क्या लिख दीजिए? व्हेन एवर डिमांडेड। पे टू बी और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000। सर इसमें तो आपने 1 month आफ्टर डिमांड लिखा ही नहीं। आपने 1 month आफ्टर डेट यहां क्यों नहीं लिखा? मैं लिख सकता हूं, मैंने कहा बैंक लिखना भूल गया होगा, मैंने घुसा दिया 1 month आफ्टर डेट। क्या चेक में ऐड किया जा सकता है? नहीं सर, चेक में सिर्फ गैप भरे जा सकते होते हैं, चेक में इंग्लिश नहीं लिखनी होती बैठ के ऐसे। तो सर ये नहीं कर सकते। और जब यहां कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है? सर मैंने बी को चेक काट के दिया, बी ने चेक लिया और झट जाकर 1 घंटे बाद बैंक के बाद खड़ा हो गया, क्या बैंक पेमेंट करेगा? यस। लेकिन उसने कहा सर ये तो फिर ऑन डिमांड हो गया ना। बी ने कहा ऐसा, ए ने कहा ऐसा है, फिर मैं इसमें लिखता हूं आज नहीं करनी, आज से 1 महीने बाद करनी है। मैं इसको टाइम्ड बनाना चाहता हूं, अदरवाइज ऑन डिमांड बनाना चाहता हूं। लॉ कहता है चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक कैन नेवर बी पेबल अदरवाइज देन डिमांड। सर चौथा डिफरेंस, कहने की बात है कि चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, कई जगहों पर अलग हो जाता है। नंबर 1 हमेशा ड्रॉई बैंक होता है, नंबर 2 एक्सेप्टेंस नहीं मांगता है, नंबर 3 पार्टी प्राइमरली लायबल टू पे तक बदल गई है, बैंक कोई जिम्मेवारी नहीं उठाता। कौन जिम्मेवारी उठाता है? ड्रॉयर उठाता है। चौथा हमेशा क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड होता है। जैसे ही ड्रॉई के सामने लेके जाते हो, ड्रॉई कभी ये कह के मना नहीं करता कि नहीं ये पेबल ऑन डिमांड नहीं है, ये 2 month आफ्टर डेट है, ये 1 month आफ्टर डेट है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक बच्चा कहेगा सर फिर मैं क्या करूंगा, मैं ना 1 महीने बाद की यहां डेट डाल दूंगा। एक तरीका है ना, मैं 1 अप्रैल की, मैं 1 मार्च की जगह 1 अप्रैल डाल दूंगा। क्या ऐसा होता है? क्या ये जरूरी है यहां पे जो डेट डालें आप आज की डालें? पास्ट की डाल सकते हैं। मैंने 2 दिन पहले की डेट डाल दी, नहीं डाल सकते? क्या तकलीफ है? आप घर से बेटा चेक बना के आए, मेरे सामने 2 दिन पहले की डेट डली हुई थी, क्या करूं? लेने से मना कर दूं कि 2 दिन पहले की डेट कैसे है इसका? अभी के डालो नहीं। और आप बेटा चेक डाल के आए जिसके ऊपर डेट आज से 1 महीने बाद की है, हो सकती है बात की डेट। क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब यह है कि आप 1/4 के बाद जाके पेमेंट ले सकते हो। अंडरस्टूड? तो 1 month आफ्टर डेट ही तो हो गया।
ये 1 month आफ्टर डेट ही तो हुआ. दैट मीन्स अ चेक कैन बी अ टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट. समझ आती है बात? सर मैंने क्या कर दी, मैंने 1/4 की डेट डाल दी. आप 1/4 से पहले बैंक जाओगे, बैंक पेमेंट कर देगा? नहीं बेटा, ऐसे चेक को हम क्या नाम देते हैं? पोस्ट डेटेड चेक. तो क्या एक पोस्ट डेटेड चेक एक चेक को पेबल ऑन डिमांड से पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड बनाता है? नहीं बेटा, ये इंस्ट्रूमेंट अभी भी पेबल ऑन डिमांड है. कैसे सर? ये तो आज नहीं ले जा सकता ना बेटा, ये 1 अप्रैल से पहले इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है. ये चेक बना ही कब है? 1 अप्रैल को. और जिस क्षण ये चेक बनेगा, ये उसी क्षण से क्या होगा? पेबल होगा. आप ये नहीं कह सकते दिस इज 1 month आफ्टर डेट. मैंने कहा विच डेट? उसने कहा बनाने की डेट. मैंने कहा कहां लिखी है? उसने कहा लिखी तो कहीं नहीं है. तो मैंने कहा मुझे सपना आएगा कौन सी डेट है. आप समझे बेटा, इस चेक के ऊपर बनाने की डेट यही है. तो जब आप बनाने की डेट 1 अप्रैल लिख रहे हैं, तो 1 मार्च को तो ये क्या नहीं था? ये बना ही नहीं था. तो जब बना ही नहीं था, तो फिर काय का पेबल ऑन डिमांड? Payable to payable other on demand. It was not an instrument. ये इंस्ट्रूमेंट बना कब? 1/4 को. और ये पे भी कभी होगा? 1/4 से ही पे होना शुरू हो जाएगा. रात की बेटा सवेरे बैंक खुला 1/4 को और बंदा पहला बंदा था अंदर घुसने वाला. क्या ये पे होगा? बिल्कुल होगा. तो आप समझे, चेक हमेशा क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड होता है. डू नॉट कंफ्यूज इट विद पोस्ट डेटेड चेक. पोस्ट डेटेड चेक इज नॉट इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. पोस्ट डेटेड चेक इज अ चेक विच बिकम्स इंस्ट्रूमेंट ऑन अ लेटर डेट. वो इंस्ट्रूमेंट ही कब बनता है? एक बाद के डेट पे बनता है. ये कायदे से चेक ही कब से बना है? ये 1 अप्रैल से बना है. 1 मार्च को कोई पूछे ये क्या है, मैंने कहा कागज का टुकड़ा है. मैंने कोई मतलब, कोई मतलब नहीं है इसका आज की डेट में. कहीं ले जाओ, पूरे विश्व में कहीं ले जाओ, उसकी पेमेंट नहीं होगी. 1/4 को ये क्या बन जाएगा? चेक बन जाएगा. फिर बैंक के पास जाऊंगा, बैंक क्या करेगा? इसकी पेमेंट करेगा. दैट मीन सर चेक हमेशा क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड होता है. तो फिर सर हमने देखा सर, फिर एक इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड कौन किसको बुलाया जाता है? अगर 2 लाइन में हम इसको लिखें, हमने कहा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर टाइम ऑफ पेमेंट, दूसरे भाषा में दैट इज, इस टाइम ऑफ पेमेंट को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी डेट. टाइम ऑफ पेमेंट और मैच्योरिटी डेट is not mentioned. An instrument on which the time of payment, that is maturity date, is not mentioned. It can be presented for payment. It can be presented for payment at any time. An instrument on which the time of payment, that is maturity date, is not mentioned, it can be presented for payment at any time. It is payable on presentment. It is payable on presentment, या इसको बोलते हैं it is payable on site. ऑन साइट मतलब जब दिखाया जाएगा सामने वाले को पे करने के लिए, उसी क्षण क्या किया जाएगा? पे कर दिया जाएगा. तो एक चेक बेटा हमेशा क्या होता है? पेबल एट साइट होता है. किसकी साइट पर? ड्रॉई बैंक की साइट पर. जैसे ही ड्रॉई बैंक को सामने प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, या दूसरे शब्द में क्या बोला जाता है? उसकी साइट करवाई जाती है, उसी क्षण ये क्या कर दिया जाता है? पे कर दिया जाता है. चेक्स आर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ऑलवेज पेबल ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑलवेज पेबल ऑन साइट. promissory note और bills of exchange may be payable on demand, may be payable otherwise than on demand. तो जब हम otherwise than demand की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली फिर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम सिर्फ promissory note और चेक की बात कर रहे हैं. promissory note और bills of exchange की बात कर रहे हैं. यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां हम promissory note की बात भी कर रहे हैं, या हम bills of exchange की बात भी कर रहे हैं, या हम किसकी बात कर रहे हैं? चेक की बात भी कर रहे हैं. इनफैक्ट चेक तो सिर्फ यही खत्म हो जाता है. यहां जब हम बात करते हैं तो हम किसकी करते हैं? हम प्रॉमिसरी नोट की करते हैं और किसकी करते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा 2 तरह के हो सकते हैं बेस्ड ऑन टाइम ऑफ पेमेंट. या तो वो पेबल ऑन डिमांड हो सकते हैं, या वो पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड होते हैं. मैंने कहा अदरवाइज देन डिमांड क्या होते हैं? उसके अंदर मैंने लिखा व्हेन द टाइम ऑफ पेमेंट
when the time of payment is mentioned, when the time of payment is mentioned, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बुलाते हैं? टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन पेबल अदरवाइज देन एडवांस। अब ये टाइम मेंशन्ड कैसे होते हैं? हमने कहा जी जनरली ये कैसे मेंशन होते हैं? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट पेबल, इंस्ट्रूमेंट पेबल कई तरीकों से, ऑन अ स्पेसिफिक डेट। अच्छा बेटा मैं 1 month आफ्टर डेट नहीं लिखता, मैं सीधा लिख देता हूं आई प्रॉमिस टू पे बी एट सम ऑफ रुपीज 10,000 ऑन, और डेट डाल देता हूं। क्या कोई तकलीफ है? नहीं। सर ये मैथमेटिक्स क्यों करनी है? आज की डेट यहां से 1 महीना, मैंने कहा मैंने कर ली, ये ली डेट, डेट लिख दो। ये भी क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट अ टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट। तो आप डेट लिखें। सर कई बार डेट नहीं लिखते, कई बार क्या लिखते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट पेबल अ सर्टेन पीरियड आफ्टर डेट, सर्टेन पीरियड आफ्टर डेट, सर्टेन पीरियड आफ्टर डेट, या a certain period after sight। मैंने कहा ये क्या ड्रामा है? एट साइट तो मुझे समझ आ गया, व्हाट इज सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट? एग्जांपल डालते हैं। द प्रॉमिस नोट पे वापस आते हैं। हमने लिखा पे टू मी, सॉरी आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000। पहले लिखा था मैंने 1 month आफ्टर डेट, अब मैं लिख रहा हूं 1 month आफ्टर साइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000 1 month आफ्टर साइट? सर 1 महीने के बाद से, तो फिर आफ्टर डेट क्या था? सर कुछ तो दिक्कत है। यहां आप लिख रहे थे आफ्टर डेट, तब भी हम गिन रहे थे 1 मार्च से, अब आप क्या लिख रहे हैं? आफ्टर साइट। मैंने पूछा बी से ए से, मैंने कहा व्हाट इज आफ्टर साइट? उसने कहा बी साहब ऐसा है, मैं अभी आपको ये साइन करके दे रहा हूं कि मुझे 1 महीने बाद आपको पैसे देने हैं। मैंने कहा यस। उसने कहा लेकिन मुझे आज से 1 महीने बाद नहीं देने हैं ना। मैंने कहा कब से 1 महीने बाद देने हैं? उसने कहा आपने सामान पहुंचाया। मैंने कहा नहीं, परसों पहुंचा तो दूंगा। उसने कहा परसों पहुंचाओ फिर दूंगा ना 1 महीने बाद वहां से। उसने कहा गुड पॉइंट, तो परसों की डेट डाल दो। मैंने कहा व्हाट इफ परसों ना आए? गारंटी लेते हो? उसने कहा हाँ हाँ गारंटी। मैंने कहा अगले दिन आए तो? मैंने अगले दिन डाल देना। नहीं बार बार चेंज थोड़ा करते रहेंगे। तो ऐसा करते हैं, प्रॉमिसरी नोट आज आप ले जाओ, मैं ये लिख रहा हूं कि 1 महीना काउंट कहां से शुरू होगा? फ्रॉम साइट से। मैंने कहा किसकी साइट? उसने कहा आप ये प्रॉमिसरी नोट ना मेरे पास वापस ले आना, जिस दिन सामान देने आओगे। आप मत आना, अपने ड्राइवर के हाथ भेज देना, ट्रक ड्राइवर के हाथ भेज देना। जब मेरे पास सामान डिलीवर हो जाएगा ना, मेरे सामने वो प्रॉमिसरी नोट रखेंगे, मेरी साइट हो जाएगी, और मैं इसके ऊपर लिख दूंगा सीन एट 4 मार्च 2024, और यहां से 1 महीना क्या हो जाएगा? काउंट होना शुरू हो जाएगा। नॉट अ बैड डील। इसे बोलते हैं बेटा ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज पेबल आफ्टर साइट। पहली बात ऑन डिमांड है? नहीं सर ऑन डिमांड तो नहीं है, लेकिन ये पेबल ऑन ए स्पेसिफाइड डेट भी नहीं है, ये पेबल ऑन स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट भी नहीं है, क्योंकि वो डेट तो कहां से काउंट होती है? इंस्ट्रूमेंट बनाने की डेट से। यहां आपने एक नई डेट पैदा कर दी है। कौन सी डेट? जिस दिन इसका इंस्ट्रूमेंट की क्या कराई जाएगी? साइट कराई जाएगी। किसको साइट कराई जाएगी? ए को, मेकर को साइट कराई जाएगी। वो साइट करेगा, एक डेट डालेगा, और वहां से क्या काउंट होगा? दिन शुरू होगा। तो सर मान लीजिए सामान लेट आया, ए को कोई टेंशन नहीं था कि मेरी कौन सी लायबिलिटी है। जब मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट आएगा, जब तक मुझे दिखेगा नहीं तब तक उसके ऊपर क्या नहीं आएगी? लायबिलिटी। और मान लीजिए बेटा सामान आया ही नहीं, बी पेमेंट लेने आ गया 1 महीने बाद, बेटा कानून क्या कहता है? साइट कहां है? लिखी है कहीं? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ले जा, कागज का टुकड़ा है। जब तक क्या नहीं लिखूंगा मैं? साइट नहीं लिखूंगा। ये क्या नहीं हो सकता है?
पे नहीं हो सकता। तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल समझ आया कि सर ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने बना के तो दे दिया और उस समय ऑर्डर लेने के लिए उसने कहा मुझे क्या गारंटी है तुम ऑर्डर से पीछे नहीं हटोगे। मैंने कहा करके दे रहा हूं ना, ले प्रॉमिसरी नोट रख, सामान लाइयो, क्या लेके जाइयो, सिर्फ सीन करवा के लेके जाइयो। तो ये होता है बेटा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आफ्टर साइट। अच्छा ये आफ्टर साइट यहां करते हैं। हम कहां आ गए, उल्टी कहानी। बी ने बेटा ऑर्डर बनाया, पे टू मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 10,000 1 मंथ आफ्टर डेट। ए ने कहा रुको, आफ्टर डेट नहीं, आफ्टर साइट। उसने कहा इसका क्या मतलब है। मैंने कहा आप मुझे इंस्ट्रूमेंट दिखाओगे, मैं उसके ऊपर लिखूंगा और आप उस दिन से क्या करोगे, डेट काउंट करोगे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये इंस्ट्रूमेंट वैसे भी मुझे आपको दिखाना है। मैंने कहा क्यों दिखाना है। मैंने कहा आपकी एक्सेप्टेंस लेनी है ना। मैंने कहा हाँ। तो उसने ऐसा करना, उस दिन आएंगे, सामान आएगा, आप एक्सेप्टेड लिख देना और साथ में नीचे क्या लिख देना, सील लिख देना। दोनों काम ही करने पड़ेंगे ना, सीन भी लिखना पड़ेगा, एक्सेप्टेड भी लिखना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जब एक्सेप्टेड लिखूंगा, अंडरस्टूड नहीं है मैंने सीन कर लिया। मैंने कहा हाँ, हवा में थोड़ा एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ गया होगा। किसने लिखा है वो एक्सेप्टेड, आपने लिखा है ना, आपने डेट डाली है, आपने साइन किया है। तो बेटा प्रॉमिसरी नोट में एक फर्क है, प्रॉमिसरी नोट मेकर के पास दोबारा पेमेंट के लिए जाता था, बीच में नहीं जाता था। आप उसको बीच में भेजते हैं और उससे क्या करवाते हैं, सीन करवाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे किसने करना है, रॉय ने, एक्सेप्टर ने। क्या वो वैसे भी देखता है उसको, किस लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। तो जब आप एट साइट लिखते हैं ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एट साइट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस की डेट से। तो अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब लिखा हुआ आएगा एट साइट, इसका मतलब क्या है, कहां से काउंट करना है, एक्सेप्टेंस की डेट दी होगी, वो डेट ऑटोमेटिकली क्या बनेगी, साइट की डेट बनेगी, उस डेट से क्या किया जाएगा, फिर काउंट। तो आफ्टर डेट मतलब इस डेट से काउंट करो, आफ्टर साइट मतलब एक्सेप्टेंस की डेट से काउंट करो। और मेकर वाले केस में सर यहां आपको साइट की डेट अलग से बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहां कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है, या ये डेट यूज नहीं कर सकता, अलग से क्या बताई जाएगी मुझे, एक सीन की डेट बताई जाएगी तो काम बनेगा। और चेक में सर चेक तो छोड़ ही दो ना, चेक के ऊपर तो कंसेप्ट ही नहीं लगता, चेक तो क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है। तो सर फिर हमारे पास ये दोनों कंसेप्ट कहां के आ गए। सर हमने देखा ऑन स्पेसिफिक डेट हो सकता है, सर्टेन पीरियड आफ्टर डेट हो सकता है, सर्टेन पीरियड आफ्टर साइड हो सकता है, और आखिरी और चौथी बात, an instrument payable on happening of an event or certain period after happening of an event on happening of an event और certain period after happening of an event। अब ये क्या मतलब है, सर हम ये डेटों की दुनिया से बाहर निकल आए। हमने कहा ऑन डिमांड होगा, कहा नहीं ऑन डिमांड भी नहीं है। मैंने क्या लिखा, आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज 10,000 2 months आफ्टर डेट की जगह ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स टू मी। I promise to pay Mr. B 10,000 ना 1 month after date, ना 1 month after sight, on delivery of goods to me। आप डिलीवरी ले आओगे, पैसे ले जाना, या मैं लिख रहा हूं 1 month after delivery of goods to me। अब यहां फर्क क्या है, सर ये डिलीवरी ऑफ गुड्स एक अनसर्टेन इवेंट है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऑन रिटर्न ऑफ शिप, ऑन मैरिज ऑफ ए विद बी, सर ये सब क्या है, ये सब अनसर्टेन इवेंट है, कंटिंजेंट बना रहे हैं। समस्या क्या है बेटा, जो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है ना, अभी आप नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ेंगे, सेक्शन 4 डिफाइन करता है बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट को, सेक्शन 5 डिफाइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। दोनों पहला वर्ड लिखते हैं, प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। मैंने कहा जब आप कहते हो आई प्रॉमिस टू पे 10,000 ऑन रिटर्न ऑफ शिप, ये अनकंडीशनल है, ये तो कंडीशन है कि शिप आएगी तो दूंगा, नहीं आएगी तो नहीं दूंगा, मैरिज होगी बी के साथ तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, सामान डिलीवर करोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये कहां से अनकंडीशनल हुआ। और ऐसी बेटा जैसी हमने ये बात लिखी ना, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 4 ने बीच में आके कहा ना 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 ये क्या नहीं है,
अनकंडीशनल नहीं है, ये नहीं लिख सकते। ये लिखना क्या है, अलाउड नहीं है, इस पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते, तुम डिपेंडेंट प्रॉमिस नहीं कर सकते। दोगे या नहीं दोगे सीधा सीधा बताओ, ये क्या ड्रामा है? समान आएगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। दिस कैन नॉट वर्क आउट इन अ चेक और इन अ प्रॉमिसरी नोट, इन अ प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज़ दोनों की डेफिनेशन क्या मांगती है, अनकंडीशनल। मैंने कहा जनाब मेरी बात तो सुनो, हर इवेंट जो लिखा जाता है वो हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर इवेंट नीड नॉट बी एन अनसर्टेन इवेंट। देयर आर इवेंट्स विच आर सर्टेन टू हैपन बट उनका टाइम नहीं पता होता। मैंने कहा जैसे, उसने कहा आई प्रॉमिस टू बी पे अ सम ऑफ 10,000 टू बी ऑन बीज फादर्स डेथ। सर ये तो अनसर्टेन है, बी के फादर अमर हो गए तो। यहां प्रॉब्लम है बेटा, हर इवेंट जो आज नहीं घटा, जिसका शायद आपको टाइम भी नहीं पता कब घटेगा, उसको आप अनसर्टेन नहीं बोल सकते। उसने कहा ऐसा हो सकता है, इट कैन बी मेड डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और सर्टेन पीरियड हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। इवेंट ऐसा है जो कि क्या होना है, होना ही होना है। मैंने कहा होना ही होना है, सेक्शन 4 और 5 पीछे हट गए। उसने कहा फिर ये अनकंडीशनल नहीं है, फिर ये कंडीशनल नहीं है, ये क्या है, अनकंडीशनल है। ये गारंटी है, ये प्रॉमिसरी नोट आज नहीं तो कल पे पक्का होगा। 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 40 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, वो भगवान जितनी उम्र दे बी के फादर को उतनी होगी, पे तो पक्का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्या ना हो, इवेंट घटे ही ना। लेकिन जब आप कहते हो शिप आएगी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, वो अलाउड नहीं है। लेकिन क्या ये अलाउड है ऑन हैपनिंग ऑफ डेथ, ऑन 2 months आफ्टर हैपनिंग ऑफ डेथ, ये अलाउड है। तो हमने कहा जिसके आगे फिर डालेंगे ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और अ सर्टेन पीरियड आफ्टर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे विच इज सर्टेन टू हैपन, विच इज सर्टेन टू हैपन। तो एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट या ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसकी पेमेंट का टाइम क्या तय किया गया है, किसी इवेंट जो सर्टेन टू हैपन है उसके होने पर, या किसी इवेंट जो सर्टेन टू हैपन है उसके होने के कुछ समय के बाद, ये इवेंट ये क्या माना जाएगा, इन इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड। सर अब बच्चा रट लेता है, कहता है मतलब जब कोई मर रहा होता है वो सर्टेन होता है। यही एक इवेंट है बेटा जो आप कह सकते हैं कब होगा पता नहीं, लेकिन होगा जरूर। ठीक है जी, सर्टेन इवेंट ज्यादा तो एग्जाम्पल आता है, तो बच्चा रट के जाता है कि डेथ वाले केस में प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया, I promise to pay B a sum of rupees 10,000 on death of B's father if B's father leaves me sufficient property. I promise to pay 10,000 to B on death of B's father if B's father leaves me sufficient property. सर नहीं, बी के साल की डेथ तो होगी नहीं बेटा, उसके साथ कुछ और घुसा दिया है कि डेथ तो होगी, ये सर्टेन है, वो आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, ये सर्टेन नहीं है। तो डेथ को रट नहीं लेना है, रूल समझना है कि सर ऐसा इवेंट जो होना ही होना है उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हो चल जाएगा, ऐसा इवेंट जो हो सकता है या नहीं हो सकता है वो आपकी डेफिनेशन पूरी नहीं करता है, इसलिए उन पर क्या नहीं किया जा सकता, डिपेंडेंट नहीं किया। और अगर ऐसा करते हो तो ये भी इंस्ट्रूमेंट कहां फिट होगा, ऑन एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, क्योंकि एक टाइम बताया जा सकता है, दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, ये हमने कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड हो सकता है, जिसको हम टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट बुलाते हैं। ठीक है जी, चलिए आज यहां रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।